अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ से और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ बहलोल दाना के एक किस्से से कर लेते हैं। बहलोल दाना से किसी शख्स ने उसके खिदमत में अर्ज़ होकर पूछा कि हुजूर मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो बहलोल ने कहा रुक जाओ, पहले मैं आपसे सवाल करूँगा। बहलोल भी एक तरह का एंकर था, ठीक है। पहले मैं सवाल करूँगा। बहरहाल तो बहलोल ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम्हारा सवाल करने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम खाने पीने के आदाब जानते हो? सही है, एटिकेट्स। जी बिल्कुल मैं जानता हूँ खाने पीने के आदाब। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, हाथ साफ धुले होने चाहिए और बैठ के और हाथ धुले हुए होने चाहिए, सीधे हाथ से खाएं, आगे जो है वो अपना जो चीज़ आपके आगे है उससे शुरू करें। तो उसने कहा कि ना तुम ये आदाब नहीं जानते हो खाने पीने के, और वो बहलोल उठ कर आगे जाने लगा। वो बंदा पीछे दौड़ा उसके कि हुजूर मेरा सवाल। तो बहलोल ने कहा अच्छा चलो पहले ये बताओ कि क्या तुम गुफ्तगू के आदाब जानते हो? मैंने कहा जी हुजूर जानता हूँ गुफ्तगू के आदाब, यानी कि वो आदाब हैं कि जब आपसे बात की जाए तो आप बोलें, बिला ज़रूरत ना बोलें, फालतू बात ना करें, बेहुदा बात ना करें, धीमी आवाज़ में बात करें, शोर ना करें वगैरह वगैरह। अगले की सुने बिल्कुल। उसने कहा नहीं तुम गुफ्तगू के आदाब भी नहीं जानते हो। फिर वो उठ के आगे निकल गया बहलोल। अच्छा। वो बंदा फिर पीछे दौड़ा कि सर मेरा सवाल रह गया है तो ज़रा कुछ इस पर नज़र करम करवाएं। तो बहलोल ने कहा अच्छा चलो मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछता हूँ, ये बताओ सोने के आदाब का पता है तुम्हें? तो सर बिल्कुल पता है सोने के आदाब का, सीधी करवट लेके सोना चाहिए, जो भी सूरतें वगैरह सोने से पहले होती हैं वो पढ़ के सोना चाहिए, वो सारी बातें उसने बता दी। कहा कि नहीं भाई तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। तो उस शख्स ने कहा हुजूर जब मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता तो अब तो आपका फ़र्ज़ है कि आप मुझे बताएँ, आप मुझे सिखाएँ। तो बहलोल ने कहा कि खाने पीने के आदाब में सबसे अहम चीज़ ये है कि किसी का हक़ ना खाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। गुफ्तगू के जो आदाब हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी बोलो हक बात बोलो, सच बात बोलो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए बिल्कुल, और डरो नहीं, और डरो मत बिल्कुल। और सोने के आदाब में ये है कि अपने दिल में किसी शख्स के लिए कीना और बुग़्ज़ रख कर मत सो। ये 3 आदाब बहलोल ने उस शख्स को सिखा दी। नींद भी चैन की आएगी। जी बिल्कुल। वरना आप सोते सोते भी ये सोच रहे होंगे कि कैसे काटूं मैं, कैसे उसके साथ बस कुछ करूं। तो ये टेंशन जो है ना ये इंसान को जीने नहीं देती। बिल्कुल ठीक है जी। ये चीज़ थी जो बहलोल ने सिखाई। बहलोल ने सिखाई। और सबके अंदर एक एक बहलोल मौजूद होता है, और वो बहलोल होता है खामोश बहलोल। अच्छा। अंदर से आवाज़ लगा रहा होता है क्या कर रहा है, सोने दे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो आपको जो ज़मीर है ना, जो ज़मीर अक्सर ख़ास मौक़ों पे पाकिस्तान में जागता है, लेकिन इसको अदरवाइज भी जगाए रखें। कभी कभी इसको ज़रा झंझोड़ें, और जब ज़मीर आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात भी बड़ी गौर से सुने। ज़मीर भी एवं ही नहीं मारता, वो भी ठीक ठाक आपको रखा है, इसीलिए फीचर बिल्ट इन फीचर हमारे अंदर वो है जो आपको सही और गलत की तमीज़ सिखा रहा होता है। उस पर आपको अगर मलामत करता है, अगर कुछ आप गलत करते हैं, अगर आप सही करते हैं तो आपको शाबाशी देता है। अंदर से दिल से आवाज़ आती है। बिल्कुल। और किसी और वाइज शख्स ने ये बात की है, और मुझे तो खास तौर पे मतलब हम स्कूल में बैठते थे तो टीचर्स हमारा सिर्फ एक क्लास एक ऐसी होती थी जिसमें हम बातें ऐसी करते थे कि भाई आज कौन सिखाएगा और क्या सिखाएगा। अच्छा। तो इस किस्म की एक चीज़ होती थी। तो उस क्लास में एक लड़का एक दिन खड़ा हुआ, उसको उसकी अम्मी ने कहा था कि जब तुम कोई काम कर रहे हो या तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो कि तुम्हारा दिल घबरा जाए या तुम्हें ना दाएं बाएं देखना पड़े, ऐसे सिर्फ अगर तुम्हें ये करना पड़े ना तो तुम समझ जाओ कि वो काम गलत है। बिल्कुल। अगर तुम कर रहे होगे कोई पॉजिटिव चीज़ और जिसमें किसी किस्म का कोई मसला दुश्वारी नहीं होगी तो तुम धड़ल्ले से कर जाओगे। लेकिन अगर तुम करते करते रुक गए या हाथ लड़खड़ा गए या कहीं मुझे देख ही ना ले और बस उस कहते हैं अम्मी ने कहा है कि दाएं बाएं अगर तुमने देख लिया तो वो काम गलत है। तो वो जो दाएं बाएं है वो जहन में रह गया हमारे बचपन से। तो आप लोग भी ये सोचा करें कि अगर आपकी कागज़ पे नज़र है और आपकी आंखें दाएं बाएं हो गई या सर घुमा के आपने देख लिया पीछे कोई देख तो नहीं रहा, तो बस उस काम में फिर गड़बड़ है बड़ी। बिल्कुल जी। तो ये तो थी जी बहलोल दाना की बात। और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले बहलोल दाना ने एक बात और सिखाई। हाँ, वो क्या? वो ये कि वो बंदा सवाल पूछने आया था, उसका क्या हुआ ये आप भूल गए? हाँ, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल। ये मैं सिखाता हूँ आपको कि उसका क्या हुआ। क्या हुआ बताएं। ये बहलोल दाना के इस किस्से से मैंने सीखा कि जब कोई बंदा सवाल पूछने आया और आपको जवाब ना देना, उसको इधर उधर की बातों में लगा दो। हाँ, उससे खुद सवाल करना शुरू हो जाओ, उसको गोली दे दो। बिल्कुल। उसको गोलियां दे दो, तो ये गोलियां जो है वो असल मकसद से हटा देंगी। तो कभी भी इधर उधर की बातों में ना आए, हमेशा अपना फोकस क्लियर रखें, जो बात आपने पूछनी है, जो बात आपने करनी है वो कर जाए, पर कायम रखें। ठीक है जी। तो 60 सेकंड न्यूज़ हमने करनी है, वो ज़रूरी है। आइए 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं।
चीफ जस्टिस और जज साहिबान पार्लियामेंट के दायरे में मुदाखलत न करें, राजा परवेज़ अशरफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त। मुल्क में एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली ज़फ़र शामिल। मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन कराने का फ़ैसला, इत्तेहादियों ने इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। पाकिस्तान के रूसी तेल की ख़रीदारी पर एतराज़ नहीं, अमरीका। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड पहला वनडे आज, हारिस सुहेल इंजरी का शिकार। नॉर्वे से 15 रूसी सिफारतकारों की मुल्क बदरी पर रूस ने भी नॉर्वे के 10 सिफारतकारों को बेदखल करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी कॉलम निगार जेन कैरल ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 27 बरस कबल जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने बिशप्स के आइंदा इजलास में ख़वातीन को वोट का हक देने का फ़ैसला कर लिया। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के साबिक नुमाइंदे आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी कातिलाना हमले में जा बहक, हमलावर गिरफ्तार। जी ये थी 60 सेकेंड न्यूज़। अब ज़रा कुछ दुनिया में क्या हो रहा है ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और सबसे पहली ख़बर जो है वो बड़ी ही अजीब सी खबर है, और वो अजीब इस सेंस में है कि ज़ाहिर हम बात करते हैं हमेशा पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। अच्छा, बहुत मरतबा हमें वो महंगाई नज़र आती है, ज़ाहिर है जो मुतवस्सित तबका है या जो लोअर इनकम तबका है उनके लिए तो महंगाई है। लेकिन जब हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, अभी जो अफ्तार की डील्स लगी हुई थी उनमें आप जाकर देखते तो ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है। हर आदमी जो है वो बिल्कुल, मतलब आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी चले जाएँ तो वहाँ पर रश होता है और लोग बिल्कुल टूटे पड़े होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पैसे दिए होते हैं वहाँ पर, और लोग जो है वो बाहर अफ्तार करने के लिए टूटे पड़े जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें हो गई है कमी, और वो चीज़ क्या है कि हज करने वाले पाकिस्तान में महंगाई की वजह से कम पड़ गए हैं और कोटा जो है हज का वो सऊदीया को वापस करने का फैसला कर लिया गया है। महंगाई के बायस पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हज कोटा दस्तयाब है लेकिन हज करने वाले कम पड़ गए। डॉलर की किल्लत है, महंगाई है, पाकिस्तानियों के लिए हज की अदायगी मुश्किल हो गई है। मजहबी उमूर के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने इस्तेमाल न किया जाने वाला हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला किया गया है, और ये बेसिकली कैबिनेट में जाएगा ये डिसीजन, और वो हतमी राय इस पर देगी और हतमी फैसला करेगी। कम दरख्वास्तें वसूल हुई, सरकारी हज कोटा जो है वो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को देने पर भी गौर किया गया। ताहम मसला यह है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स इजाफी कोटा मिलने पर मार्केट से डॉलर लेंगे और ओपन मार्केट से फिर वो ख़रीदारी पर डॉलर की गैर ज़रूरी तलब बढ़ जाएगी, तो फिर एक जो हमारा डॉलर का क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा उससे। और शहज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान का मुतालबा रहा है कि हज कोटा 1 लाख और मतलब से 79,000 से बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर तकरीबन 2 लाख के करीब कर दिया जाए। अच्छा। 179,000 था और वो तकरीबन जो है वो 2,10,000 कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को कई बरस बाद ये पूरा कोटा मिला था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पूरा कोटा इस्तेमाल ना किया जा सका, और ये एक अफसोस। सर, हज की तो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमने आपको पहली दफ़ा ये खबर भी इसी इधर ही हमने दी थी और इस पर हमारी बहस हुई थी। बहस तो क्या हुई थी, मैंने वैसे पूछा था कि क्या लोग हज करने वाले कम हो जाएंगे, वैसे ने कहा था नहीं ऐसा नहीं होगा, हज करने वाले बिल्कुल मुझे याद आ गई ये बात। लेकिन इतना इसका अखराजात का इजाफा हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं, एक आदमी ने अगर जमा पूंजी अपनी की है, ज़ाहिर है लोग तो हज के लिए पूरी उम्र सेविंग करते हैं जी, और अगर 7 लाख में होता था, 5 लाख में होता था, 4 लाख में होता था, अब और अकेला कोई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हज एक ऐसा फरीज़ा है, मुश्किल भी है फिजिकली, एक तरह से तबीयत खराब हो जाए आपको एक दूसरा शख्स अपने साथ चाहिए होता है। फिर खवातीन का महरम का एक मामला है, वो भी जाना चाहती हैं, माओं को लोग अपने साथ बेटे लेकर जाना चाहते हैं, बीवियाँ जो हैं वो ज़रूर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी साथ जाएं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है खवातीन के लिए महरम का एक मसला बन जाता है बाद में, अगर खुदा ना खास्ता मर्द उनके साथ ना हो तो एक बंदा तो नहीं जाता, ज़्यादातर तो 2 लोग तो जाते ही जाते हैं। अब अगर एक बंदे ने सेविंग की है एक बंदे की, तो वो 12-15 लाख का हज कर रहा है, तो दूसरे को ले जाने के लिए उसको 35-40 लाख की, और उसके अलावा फिर थोड़ा सा आप अपनी जेब में भी रखते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, आपको चाहिए होता है जो आप, तो ये तो हज का अखराजात कम अज़ कम 2 लोगों के 35 से 40 लाख तो कहीं आपके गए नहीं। अच्छा, अब जब मैंने किया था तो तकरीबन गवर्नमेंट वाला जो हज वाला था ना सिलसिला, वो था अमाउंट उसका आया था 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख। खैर, अच्छा, अब उस वक्त ज़ाहिर इनकम उस वक्त
एक तरह कम से थी, कम जाहिर थी, है। लेकिन ये कि इतनी वो ये तो सुपर लेकिन इन्फ्लेशन की तरफ हम चले गए जी ना। 2.25 लाख रुपए से हम जो है वो कहाँ पहुंच गए हैं। जाहिर है प्राइवेट हज होता था 6-7 लाख का होता था। हाँ, हाँ। 6-7 लाख का प्राइवेट 10-12 साल पहले की बात मैं बड़ा बता रहा हूँ ना, तो अच्छा उस वाला, हवाले ये से कोई देखिए। सस्ता लोअर लेवल का नहीं, वो अच्छा एक लेविश हाँ। किस्म का हज जो है आपका 6-7 लाख में हो जाता था। बिल्कुल। तो देख अल्लाह ताला- लीजिए, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अगली खबर की तरफ चलते हैं और पीडीएमए के हवाले से जो है एक PDMA पीडीएमए क्या और कर दिया? मौसम के हवाले से बेसिकली अच्छा, जो है वो बात PDMA, हुई है। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पीडीएमए पीडीएम नहीं, हाँ PDMA। पीडीएमए नहीं, बेसिकली ये बात हुई है कि हुआ ये है कि गुज़िश्ता बरस आने वाली जो तूफ़ानी बारिशें और तबाहकुन सैलाब हैं, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो शिद्दत से कार फरमा हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन तो शायद बहुत कम है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन असरात हम पे बहुत ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए ने इस बरस भी मौसम के बदलते तेवर पर नज़र भरपूर रखी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएमए ने मौसम के मुतालिक एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं जो मई के पहले हफ्ते तक मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकती हैं। अब 26 से 29 अप्रैल के दौरान लाहौर में, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी में बारिशें मुतवक्के हैं और 27 अप्रैल से 3 मई तक मुल्तान, डीजी खान, भावलनगर और साहिवाल में बारिशें हो सकती हैं। अच्छा, 30 अप्रैल से 5 मई तक इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक चकवाल, झेलम और में दोबारा फिर बारिशों का एक स्पेल जो है वो आने का इम्कान है और इन बारिशों और जालाबारी से सोलर प्लेट्स जो है वो खड़ी फसलें, कमज़ोर इमारतें, इनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये भी उन्होंने अलर्ट में लिखा जब है। पहाड़ी इलाकों में फिर अचानक सैलाब भी आ सकता है और इसके लिए इन इलाकों में उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि आप गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। और महकमा मौसमियात ने भी 27 अप्रैल से 3 मई तक के दौरान मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। कल से बारिशों का सिलसिला कराची में भी शुरू हो रहा है और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। लैंडस्लाइड। खुदारा प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। और ये फिर जो है वो मामला मौसम की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे फिनोमिना चेंज हो रहे हैं, उसी की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक जो फिनोमिना चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है वो ज़रा आप वीडियो देखेंगे। अच्छा। और उसमें देखें कि ये खातून ने किया क्या है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से हम बात करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स हैं अब और जाहिर है लोगों के लिए एक मुस्तकिल अजाब बना हुआ है। अब आप रोज़ाना इसकी वीडियोस भी देखते हैं कि लोग बेबस बिल्कुल आवाम बेचारे होते हैं, खुलेआम सड़क पे दिन दिहाड़े लुट रहे हैं बेचारे। जी, लोग आते हैं उनको लूट कर चले जाते हैं। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये एक खातून जा रही है, ओके, ठीक है, और जो ये खातून जा रही है तो इनके साथ इनके मतलब पीछे एक वो आया, क्या कहते हैं इसको, मोटरसाइकिल पर सवार आए कुछ, ओके, ठीक है, 3 लोग आए भाई मोटरसाइकिल पर और इन्होंने आकर रोका, लूटने की कोशिश की। अपनी मोटरसाइकिल को इस खातून के पास और उसके बाद खातून ने यूं कुछ निकाला अंदर से और शायद वो बंदूक थी और उसने बंदूक रखी और वो रफू चक्कर हो जी। अच्छा, अब सवाल एक आया है जहन में, पूछूं क्या पूछूं? अब खातून ने बहादुरी का मुजाहरा तो किया, ठीक है, बहादुरी का मुजाहरा किया। इस किस्म की रेजिस्टेंस हर कोई ना करे, ये हम इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे। ये खतरा होता है खामखा कोई आगे से ज्यादा मजामत हो जाएगी, वो भी खर दिमाग किस्म के होते हैं, उनको भी गुस्सा शुस्सा आ जाए तो वो तो देखते नहीं है कि जान ले रहे हैं, एक चूड़ी के लिए ले रहे हैं गोल्ड की या 5000 रुपए के लिए ले रहे हैं, जान बहुत सस्ती है आजकल, तो ये ना करें। दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आया कि खातून ने अपने पास ये असलहा क्यों रखा हुआ था? वो इसीलिए रखा हुआ था, हिफाजत के लिए। तो खातून आम ही खातून थी, वो कहीं नहीं हो सकती। अब ये भी एक सवाल है कि हो सकता है खातून के साथ पहले इस किस्म का मामला हो चुका हो, पहले ना भी हुआ हो, तो आप देखते हैं ना कि आपके कराची में हर शख्स ऐसा है, कराची में हर शख्स ऐसा है कि उसके साथ या उसके किसी जानने वाले के साथ कोई ना कोई वाकया हुआ है। मुझे दूसरी एक चीज़ याद आ गई, मुझे वो जो हमला था जो चीनियों पे हुआ था, खातून जिसमें मुलविस थी, वो चीज़ मुझे याद आ गई कि खातून इनका ताल्लुक कहीं किसी ऐसी चीज़ से तो नहीं तो उन खातून को बिल्कुल ही जो है वो दहशतगर्दों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा आजकल ज़माना ही ऐसा है, आप क्या करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ याद आ गई है। अब जो भी इख्तियार है वो देख लें देख लें, लेकिन ये है कि देखिए, लेकिन ये मुआशरा देखिए, कभी ये नहीं सोचा था कि कभी खातून जो है वो सड़क पे चल रही होगी बंदूक रख के हाथ में। हम कहाँ से कहाँ डिटीरियोरेट कर गए हैं और किस तरह से हमने अपनी जो वैल्यूज थी, इक़दार थे, मतलब औरत को तो छेड़ने को बहुत बुरा समझा जाता था। एक माशरे में, मोहल्ले में चलना, अपनी सड़कों पर, अपनी गलियों पर सेफ काम था, सेफ काम था। लोग सब जानते थे एक दूसरे को, सब एक दूसरे को जानते थे, सबको पता था भाई इस मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, ये जो है ये बाहर क्या है, किसके बच्चे क्या रहते हैं। आपको अपने बचपन में पड़ोसियों से डांट पड़ी या नहीं पड़ी?
हाँ हाँ, हमें तो पढ़ी है, बिल्कुल। घंटी बजा के जो भागने वाला सिलसिला था, घंटी बजाकर भागने पर तो खैर वो अलग, शोर मचाने पे, वजह से या हाँ, कोई शोर मचाने पे, लड़ाइयों पे, बिल्कुल। तो ये हमें हमारे पड़ोसियों से डांट पड़ी है, हमारे पड़ोसियों से मार भी पड़ी है, और जहाँ हमने शरारत की वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि बेटा ये चीज़ें ना करो, और हमारे वालिदैन ने उनको वो हक दिया हुआ था, क्योंकि वो ट्रस्ट का एलिमेंट था कि ये जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये बड़े हैं तुम्हारे। लेकिन यहाँ तो हम जानते ही नहीं है एक दूसरे को। और इसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारी आबादी ऐसी बेहंगम बढ़ी, इस कदर बढ़ी, और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट थी वो नहीं कंट्रोल ज़ाहिर कर सकते। एक तरफ एक पुलिस वाला और आगे 2 करोड़ की आबादी, तो वो उसका तो कसूर नहीं है कोई। बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल, और ठीक है आबादी को अगर हम नहीं रोक सकते, या ठीक है हम आबादी से फायदा भी उठा सकते हैं। अब ये एक ऐसी वो है ना कि कैच 22 है। एक तरफ आपकी वो स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं, वीकनेस भी बन सकते हैं, तो वीकनेस बनने से रोकना है और स्ट्रेंथ बनाने में मददगार। तो आइडिया क्या आया है? आइडिया ये आया है कि पोल कर लेते हैं एक, और हमारी टीम जो है वो एक पोल बनाती है, और उस पोल के अंदर हम ये पूछते हैं कि जी, क्योंकि 2 राय आ रही हैं। एक राय ये है कि जी अब आवाम को असला रखना पड़ेगा, अपने साथ रखना चाहिए, और एक राय ये है कि पुलिस को और हुकूमत को इस हवाले से सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। तो अब हम सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आवाम को अपने पास लाइसेंस याफ्ता जो असलहा है वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ रखना चाहिए, हाँ या नहीं? ये अगर हमारी टीम पीछे एक पोल बना दे थोड़ी देर में, तो हम आपको जो है वो पोल का सवाल दिखा देंगे प्रोग्राम के आखिर में। इसको जो है वो हम अपने रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे, हम अपने डिजिटल मीडिया पर डाल देते हैं, जो ट्विटर है हमारा और फेसबुक है उस पर डाल देते हैं, और आप वहाँ पर जाकर जवाब दे दीजिए। कुछ देर में जाकर वहाँ पर ये पोल में पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। तो ये सरा हमारी टीम से अचानक आइडिया आया। मेरी टीम मुझसे कहती है भाई अचानक आप आइडिया आ जाते हैं, आपको ये सही बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, आइडिया अचानक ही आता है। यूरिका मोमेंट होता है ना, हाँ, आइडियाज अचानक आते हैं। वो नहीं होता कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल आइडिया निकालेंगे जी। तो वो आ जाता है जी। तो ये तो थी जी असलहे की और दौलत लूटने की खबर। अगली खबर पर आते हैं जी। बताएं अगली खबर तो सखावत से ताल्लुक रखती है भाई, और दौलत का इसमें अमल दखल है। ऐसी दौलत के मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, सखावत का ताल्लुक दौलत से वैसे तो नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल से होता है। लेकिन अमली दुनिया में अगर एक अमीर शख्स सखावत का मुजाहरा करे तो वो लोगों की जिंदगियां भी बदल देता है। बिल्कुल। और भारतीय मीडिया में इसी तरह की एक हैरत अंगेज मिसाल सामने आई है, खबर छपी, और हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करेंगे। मुकेश अंबानी, भारत के एक अमीर तरीन शख्स, और वो अपने सखी मिजाज होने की वजह से भी मारूफ हैं और मकबूल हैं, और लोग उनको इस बात से जानते भी हैं। अच्छा, उन्होंने एक 22 मंजिला इमारत अपने पुराने मुलाजिम जो हैं मनोज मोदी, उनको तोहफे में दे दी है। अच्छा, 22 मंजिला इमारत, पूरी एक बिल्डिंग जो है ऐसी, मतलब एक तरह से जाहिर है इंसान को अपनी जायदाद तो बड़ी प्यारी होती है। है कितने की? इस जायदाद की कीमत जो है वो भारतीय रुपए में अगर हम आपको बताएं तो 1500 करोड़, और पाकिस्तानी रुपयों में तो 52 अरब रुपए बनती है। और मतलब ये नहीं है कि वो इमारत गिर रही थी या उसमें जलजले से क्रैक्स आए थे तो भाई तू ले ले और तू इसको अपने लिए बना दे। बाकायदा प्रॉपर बनी हुई इमारत, 1.7 लाख मुरब्बा फीट पर ये मुहीत है। अच्छी खासी इसका बड़ा साइज है। इसकी 7 मंजिलें तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए मखसूस है। ठीक है, ये नहीं है वही बस उसने खानापुरी की है कि खबरों में आ जाए। बाकायदा तौर पे प्रॉपर गिफ्ट दिया उसने। ये मुंबई का एक बड़ा पॉश इलाका है, और नेपियन सी रोड उस पर ये वाक़ है। और मनोज मोदी मुकेश अंबानी के बहुत ही खास मुलाजिम हैं, और उन्हें अहम मामलात पर मशवरे देते रहते हैं। ये वो है इनके पापड़ वाले। अच्छा, अब देखें, ये कहेंगे कि शिफा ने किसी को पॉइंट मारा। मैंने पॉइंट नहीं मारा। हर एक कभी मजाक भी होता है, हो जाता है भाई मजाक, ठंडे दिल के साथ, और जरा मुस्कुराएं इस बात पे। फालूदा भी हो सकता है। काश आप मुकेश अंबानी होते या आप मनोज को? मुकेश अंबानी होता है। छोटी सोच मत रखो शिफा, छोटी सोच मत रखो। ठीक है, मनोज को तो 22 मंजिला इमारत मिली है, लेकिन जो देने वाला है हाथ अपना यूं ऐसा, मुकेश अंबानी। हाँ, मुकेश देने वाला है ना, सही है। तो देने वाला बनो, बड़ा सोचो। वही मैं तो पढ़ के, अच्छा कि हेडलाइन मैंने मेरी नज़र से गुजरी ना पहले, कि मतलब सबसे महंगा तरीन तोहफा एक शख्स ने अपने मुलाजिम को दे दिया। मैंने कहा होगा कोई 5-6 लाख रुपए होंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा कोई गोल्ड की चीज़ होगी, कोई गाड़ी होगी, चलो। फिर मैंने जैसे बिल्डिंग की तफसीलात पढ़ी ना, तो मेरे जहन में पहले ये आया कि ये कोई मखदूश किस्म की हालत की बिल्डिंग है, और उसने दे दी है कि भाई अब ये तुम्हारा हुआ प्लॉट है, छोटा सा, ये तुम्हारा हुआ। वो होता है ना 3+1 वाली बिल्डिंग, तो वो 3+1 में है। तो हैरान हो गई जब पढ़ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, है मैं आप लोगों को बताऊंगी, अवैस के सामने बताऊंगी, ताकि इस पे आइडिया दें। अवैस पोल शोल छोड़े, ये नहीं, इस पे आइडिया दें मुकेश अंबानी बनने में। सोचता हूँ अभी तो मैं फिलहाल आई एम बैफल्ड। मतलब और पूरा दफ्तर खड़ा है, बाकायदा उसकी वीडियो सामने आई, न्यूज़ में चली, और लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं।
तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब हमारी एक ख्वाहिश हो गई है कि मुकेश अंबानी जितनी दौलत आए हमारे पास, लेकिन मुबारक, पता नहीं क्या किया है आपने, लेकिन जो भी किया है कमाल ही किया है, बड़ा काम किया उसने मनोज ने। ये जो मिसरा मैंने पढ़ा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये तो अब ख्वाहिश तो हमारी हो गई कि दौलत आए, लेकिन इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है हर ख्वाहिश पे दम निकले। जो दम निकलने वाला वाकया वो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। अच्छा। कनाडा के अदाकार की एक ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश पर उनका दम निकल गया। 22 साल कैनेडियन अदाकार सेंट विन कोलोची उनका नाम है जी, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि कोरियन गुलकार है एक जी, उनका नाम है जीमेन। अच्छा। कोरियन गुलकार, हाँ। तो उनके जैसा नज़र आना चाहते थे ये कैनेडियन साहब। कैनेडियन साहब ने सोचा कि भाई मैं इस कोरियन गुलकार की तरह नज़र आऊँ, तो उसके लिए उन्होंने सर्जरीज़ करवाई। अच्छा। और सर्जरीज उन्होंने करवाई 12 सर्जरीज़ पर इनके हुए $2 लाख से ज़ायद कुछ रकम खर्च हुई। और फेस लिफ्ट था, उसके अंदर नाक, आँख, आईब्रोज लिफ्टिंग और होठों की सर्जरी, ये सारी चीज़ें शामिल थी। आखिरी सर्जरी उनकी हुई 22 अप्रैल को जबड़े की, और उसमें फिर पेचीदगी पैदा हुई और उससे उनकी मौत वाक़ हो गई। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये बेसिकली कोलोची ने ये जबड़ा जो है वो गुज़िश्ता नवंबर में नस्ब कराया था और उसमें इन्फेक्शन पैदा हो गया था। उसके इलाज के लिए एक और सर्जरी हुई, लेकिन इस दौरान वो फिर अपनी जान की बाजी हार गए। 2019 में ये कनाडा से कोरिया गए थे साहब, और गुलकार जिमिन की तरह म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते थे, और उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं अपनी ये सारी जो वो है सर्जरी करवाऊँ, उसकी तरह शक्ल बनवाऊँ, और बस लेने के देने पड़ गए। क्या वो जो दम निकले वाला है ना फिर का कि दम निकले, जो अल्लाह ने बनाया है उस पर भाई सुकून रखो, खुश रहो, जैसे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो खुदारा। और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम ना बने जी। अपनी ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन गुलामी ना करें। गुलामी करेंगे तो फिर अकल जो है वो बिल्कुल नहीं है ना, बाल नहीं करवा रहा भाई, नहीं करवा रहा सर्जरी, नहीं। वो जो इतने लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा है ना कितना लोग तंज करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन मतलब वैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आप जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवाते। भाई नहीं करवा रहा मैं, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ फेक हेयर ट्रांसप्लांट, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सही लगता है, ना करवाएं। क्या ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है। शिफा को देखें, अच्छा क्या कुछ जरूरत नहीं है, ठीक शिफा के, लेकिन अगर बाल गिरे तो शिफा फिर करा लेगी, मेरा ख्याल है करा लूंगी, लेकिन शिफा को मुनासिब नहीं लगेगी। लेकिन मतलब वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, गुलामी ना करें अपनी ख्वाहिशात, गुलामी ना करें, बिल्कुल ही अकल माऊफ करके। बस मैं कभी ऐसे ख्वाहिशों के हम ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि हमें अकल वकल सब डब्बे में बंद करके रख देते हैं कि बस उस ख्वाहिश के पीछे चल पड़ते हैं, चाहे नुकसान हो रहा है, चाहे फायदा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बगैर उसके ऊपर सोचे समझे हम चल रहे होते हैं। जैसे आर्डर को आप देखते हैं ना, अब मैं फिजिकल फीचर्स पर तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको देखें तो आपको लगता है कि उसके दांत जो है वो थोड़े से आगे की तरफ है। उसके लिए लोग वो करवाते हैं, दांतों की क्या होती है, ब्रेसेस लगवाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोग करवाते हैं। भाई उसने नहीं करवाई, उससे क्या उसकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ गया। वो वज़ीर आज़म बनी, वज़ीर आज़म के तौर पर उसने काम किया। दुनिया मतलब आपके फिजिकल फीचर्स आपके जहन से बढ़कर नहीं होते, ऐसा ही है। और वो अब उसने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया भाई, 2 फेलोशिप्स कर रही है वो वहाँ पर। तो ऐसी कौन सी बात है, मैं भी नौकरी के साथ पढ़ रही हूँ, बस मैं भी जहानत के एक आला मयार पर फाइज हूँ। लेकिन ये जो है ये तो खैर मतलब मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेकिन देखें लोगों ने बड़े बड़े काम कर लिए और अपने फिजिकल फीचर्स को भूल कर किए, अकल से इल्म। योर माइंड विल मेक पीपल रिमेंबर यू, और योर नाइस जेस्चर्स या जो भी आपकी अच्छे अखलाक हैं उसकी वजह से आप जाने जाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में जो बिजली के बढ़ते हुए नर्ख हैं उसने सबको परेशान कर दिया है। गर्मियों की शिद्दत बढ़ रही है, बिलों की हिद्दत बढ़ रही है, हर चीज़ जो है वो लड़ रही है आपस में। तो अब इसका हल जरदारी साहब ने दिया है। जरदारी साहब ने उन्होंने बेसिकली मुलाकात की इम्तियाज़ शेख साहब से, जो कि वज़ीर तवानाई है सिंध के, और उसमें जरदारी साहब ने उन्हें मशवरा ये दिया कि आप सिंध के हर घर में सोलर सिस्टम जो है वो लगवा दें ताकि लोगों के ये एनर्जी क्राइसिस के मसाइल हल हो जाएं। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, आइडिया बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, और हम वाकई वैसे भी लेट हैं इस पूरे मामले में। इस हवाले से हमने सोचा कि बात की जाए। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस आइडिया का थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ दे दें कि ये बेसिकली जरदारी साहब का ये आइडिया है क्या, ये मंसूबा क्या है? देखिए जी, ये जो सोलर के हवाले से जो जरदारी साहब ने बात की है, उसमें यह है कि एक प्रोग्राम है जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तरफ से अभी तक चल रहा है, जिसमें मतलब वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम शामिल है और हमारी अपनी एडीपी की स्कीम्स भी हैं जो सोलराइजेशन की तरफ हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक का काम तो शुरू है, उसमें काफ़ी हैं, 2 लाख घर हम उसमें पूरे सिंध में हम दे रहे हैं जिसमें सोलराइज करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को ये समझें कि एक तरह का पायलट प्रोग्राम हमारा होगा और उसके में फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जरदारी साहब का यही विजन है कि पूरे सिंध में जो बिजली की लोड शेडिंग है या जो महंगी बिजली है जो गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते और बेतहाशा लोड शेडिंग कई घंटे की, बल्कि 18 घंटे की लोड शेडिंग देही इलाकों में है और शहरी इलाकों में भी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ही ज़रिया है कि उसको हम सोलराइजेशन की तरफ जाएं, मैसिव प्रोग्राम करें जिसकी उन्होंने हमें हिदायत की है। उस पर हम अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह और साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें भी हम तेज़ी लाएंगे ताकि मतलब हम देही इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी सोलराइजेशन जहाँ जहाँ हो सकती है मुमकिन वहाँ हम ये प्रोग्राम शुरू करें और ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें, महंगी बिजली से उनकी महंगी बिजली का खात्मा कर सकें और लोड शेडिंग का जो अजाब पूरे मुल्क में आया हुआ है उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने मोटा मोटा तो हमें इस मंसूबे के बारे में बता दिया, लेकिन अब इसको अचीव करने का जो आपने कहा ना कि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करेगा, तो फिर इसको बड़े पैमाने पर अचीव करने का रोड मैप और कोई प्लानिंग उस हवाले से है तो वो भी बताइए। देखें जी, अब इससे अभी जब जैसे ही इनकी हिदायत हमें मिली है उसके तहत हमने अपने डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए कह दिया है और उस पर काम शुरू हो गया है और उसमें PC1 बनेगा, पूरे इसकी सर्वेज होंगी, फिजिबिलिटीज़ बनेंगी। ये मैसिव बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आने वाली हुकूमत जब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी होगी, क्योंकि अभी इलेक्शंस में थोड़ा टाइम रह गया है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इस साल में ही इसको शुरू कर सकें। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत काम है जो कि सोलराइजेशन के हवाले से होना है, हो रहा है, इन द प्रोसेस है। और जिस तरह मैंने बताया कि सोलर पार्क हम लगा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के अपना प्रोग्राम के तहत, वर्ल्ड बैंक जिसमें हमारी माउनत कर रहा है और वो 400 मेगावाट का पहला प्रोग्राम होगा जो सोलर का हम यहाँ 300-350 एकड़ ज़मीन पर है, 300 मेगावाट 350 मेगावाट कराची में और 50 मेगावाट मांझंद में है जामशोर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा 2 लाख घरों का जैसे मैंने जिक्र किया उस पर हम गरीब आदमियों को सब्सिडी दे रहे हैं और तकरीबन 80% या 85% के करीब सब्सिडी दे के वो प्रोग्राम हम अपना 2 लाख घरों का सिंध के तमाम अजला में वो करेंगे, जिसमें कराची, हैदराबाद, सखर, अर्बन एरियाज़ भी शामिल हैं। तो मतलब वहीं से ये बात निकली थी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए तो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ को मिला के हम ये एक मैसिव बड़ा प्रोग्राम हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके तहत ये पूरी सोलराइजेशन करेंगे। और इसके अलावा कई स्कूलों की बिल्डिंग हैं, अस्पतालें हैं, तकरीबन कोई 35 के करीब बहुत बड़े बड़े अस्पताल जो हैं अपना सूबे के, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सोलराइज। और अभी तकरीबन कोई 25 के करीब बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनकी छतें बड़ी हैं उनको हम करने जा रहे हैं। अभी जेल की कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, छोटे अस्पताल, BHU सेंटर्स को 250 के करीब हम कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा जारी है सोलराइजेशन का, इसको बदतदरीज बढ़ाना है। और अब इस जरदारी साहब की नई हिदायत के मुताबिक इसको हम उसका PC1 बनाएंगे और उसको हम मतलब एक बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे ताकि हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोड शेडिंग के अजाब से और महंगी बिजली के से लोगों को हम रिलीफ दे सकें और लोगों को मतलब एक ऐसा सिस्टम दे के जाएँ जिसमें मतलब कम से कम लोग लोड शेडिंग से महफूज रहें, क्योंकि बेतहाशा गर्म इलाके हैं हमारे पास और उनमें मतलब 18 घंटे की लोड शेडिंग से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब लोगों के साथ क्या हालत होगी। और बिजली महंगी भी बहुत है जिसकी वजह से मतलब बहुत इश्यूज़ होते हैं हमारे साथ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रोग्राम सोलराइजेशन का जो हमने शुरू किया है बड़े पैमाने पे करने वाले हैं, इसको आगे आने वाले दिनों में ये लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ देगा और सूबे के लिए भी बेहतर होगा
और ये पाकिस्तान के जो बिजली की ज़रूरत हैं उसको पूरा करने में ये मदद देगा। सही, ठीक है सर, आपने प्लान तो अच्छा बता दिया, लेकिन अब मामला ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि इलाके गर्म है, बिजली महंगी है, और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है और ये बहुत वक्त लेगा इसको इम्प्लीमेंट करना, पूरे तौर पर पूरे सूबे में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो अब उस वक्त तक, जब तक ये मामला पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, तो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा, जो पाकिस्तान का जो एनर्जी का मसला है वो सिर्फ सिंध के पास है, चाहे वो सोलर के हवाले से हो, चाहे विंड के हवाले से हो, चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे गैस हो, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से ये सिंध में तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। और सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहा है, बहुत ही हमने नए नए प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और ये तमाम चीज़ें यहीं से आनी हैं। और मरकज़ को हम यही कहते रहे कि जी आप सिंध के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि हम ये अपना जो हमारे पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उसको पाकिस्तान के एनर्जी के मसलों को हल के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। अभी भी थर कोल से तकरीबन 2600 मेगावाट की बिजली पाकिस्तान में पैदा हो रही है जी हाँ। और वो मतलब हमारी नेशनल ग्रिड में जा रही है, पूरे मुल्क में वो जा रही है। इस तरह हमारी गैस है जो तकरीबन 2200-2300 MMCFBD जो हम पैदा कर रहे हैं वो पूरे मुल्क में जा रही है। तो मैं जिस तरह विंड है, सोलर है, ये मतलब तकरीबन कोई 1500 मेगावाट के करीब विंड एनर्जी हमारी यहाँ पैदा होती है। सोलर भी तकरीबन अभी हमने बड़े पैमाने पे शुरू किया, जिस तरह मैंने कहा उसका भी तकरीबन को 500-600 मेगावाट हम इधर अभी तक पैदा कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, और कुछ प्रोजेक्ट्स ज़ेरे अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो मतलब प्रोसेस उस पर जारी है हमारा। सोलर पार्क्स का मैंने बताया कि 400 मेगावाट के सोलर पार्क्स हम इधर बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम शुरू करेंगे और ये यहीं से इंशाल्लाह होना है। इसमें हमें पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन्होंने बिल्कुल भी हमसे ताउन नहीं किया। उनको बार बार हमने कहा कि इधर से ही मसले का हल निकलना है एनर्जी का, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी, हमारी बात नहीं सुनी और अपनी हट दर्मी में रहे। महंगे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लाते रहे, जो सस्ते प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध में हो सकते हैं और हम करने वाले भी हैं, जिनकी बुनियाद हम डाल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये करते तो बहुत से मसलों का हल अभी निकल आता, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि चलें देर आए दुरुस्त आए। अभी भी हम अगर उसको उसकी बड़े पैमाने पे शुरू करें तो और मरकज़ हमसे मुकम्मल ताउन करे तो पाकिस्तान के एनर्जी के मसलों का हल सिंध से ही निकलेगा और इंशाल्लाह सिंध इस पर अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सही है। तो अब ये जो घारो विंड कॉरिडोर है, वहाँ पर विंड मिल्स लगाई हुई हैं, उसका भी मंसूबा काफ़ी पुराना है, तो कई बरस से वो सिलसिला चल रहा है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि पहले आप पुराने मंसूबे मुकम्मल करें फिर नए की तरफ जाएं? विंड मिल जो हमारी लगी हुई हैं तकरीबन कोई 1500 मेगावाट बिजली वहाँ से पैदा हो रही है और तकरीबन कोई 900 या 1000 मेगावाट के और मंसूबे ज़ेर तामीर हैं। उस पर तेज़ी से काम चल रहा है और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो भी मतलब नेशनल ग्रिड को बिजली देना शुरू करेंगे। हमारे पास और बहुत से जो विंड के हैं प्रोजेक्ट्स, वो भी ज़ेर तामीर हैं, मतलब उसमें भी अभी काम फाइनल स्टेजेस पे है। और एक जो नया जो अभी एक सिलसिला जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, वो B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस। और ये समझें कि एक नए राहें खोल देगा पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से। प्राइवेट लोग बिजली के कारखाने लगाएंगे, प्राइवेट लोग बिजली लेंगे, सिंध गवर्नमेंट उनको ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड देगी। तो इसमें मतलब ये समझें कि लोगों की ज़रूरियात खुद ही लोग पूरी करेंगे अपनी, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक एंग्रो के साथ एंग्रो पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा हुआ है जिसको ज़मीन भी दी है। उसमें विंड कॉरिडोर में उनको तकरीबन वो भी 400 मेगावाट का हाइब्रिड है, विंड एंड सोलर का कम्बिनेशन है उसमें, और वो भी थोड़े दिनों में उसका MOU तो साइन हो गया था और उसका LOI भी दे दिया हुआ है हमने। उस पर मतलब आज जो हमारी कल कैबिनेट की मीटिंग है उसमें उस पर उनकी ज़मीन का जो मसला है वो भी हल कर देंगे, अलॉटमेंट इनको हो जाएगी, तो ये अनकरीब वो भी शुरू हो जाएगा। और ये पाकिस्तान में एक नया एवेन्यू खोल देगी एनर्जी के हवाले से। और आप देखेंगे कि मतलब जिस तरह सिंध ने लीड ली हुई है एनर्जी के इशूज़ पे,
ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और मैं इसे समझता हूँ कि बहुत मसले हमारे हल हो सही जाएंगे। है, सही है। और ये भी बताइएगा, अब इस साल के हवाले से भी ज़रा बात कर लें। गर्मी भी बस बाकायदा तौर पर अब शुरू हो गई है। इस साल लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल होगी, इसके हवाले से आप क्या बता सकते हैं हमें? देखिए जी, लोड शेडिंग तो रहेगी। लोड शेडिंग जहाँ तक ताल्लुक़ है पिछले साल के लगभग वही रहेगी, क्योंकि अभी तक इसमें जो नए मंसूबे सस्ती बिजली वाले वो अभी शामिल हो रहे हैं। जिस तरह भी मैंने बताया कि 2600 मेगावाट के बिजली के पैदावार हो रही है थर से, तो वो सबसे पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली थर कोल से बनती है जी हाँ। और थर कोल दे रहा है। उसके बाद ये विंड और ये जो सोलर हैं ये भी बहुत सस्ते एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सिंध में आते हैं। और मैं लोड शेडिंग में हमारी कोशिश होगी कि लोड शेडिंग को जितना कम किया जा सके उसको करें। लेकिन ये आपको बता दूं, ये फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी पावर डिवीज़न है वो इस मसलों को देखती है। NTDC जो हमारा नेशनल ट्रांसमिशन की हमारी डिस्पैच कंपनी है वो देखते हैं। ओवरऑल कंट्रोल भी वहीं से होता है, लेकिन हमारा काम जो है वो फैसिलिटेट करना है। सिंध गवर्नमेंट इनको प्रोजेक्ट्स देती है, सिंध में ज़मीन देती है कि वो प्रोजेक्ट लगा सकें, और मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत यहाँ हमने की हैं, फैसिलिटेशन दी है। वेस्ट टू एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास तकरीबन 100 मेगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ, मतलब उस पर भी काम हो रहा है। तो एक क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होगी ये सस्ती बिजली और मतलब ये लोड शेडिंग का खात्मा, ये हमारी तरजीह है। उसमें हम भरपूर मदद करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की। अगर वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो ये मसला भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और इंशाल्लाह वैसे ने बहुत भरपूर अंदाज में कहा है। मैं चाहता हूँ कि मसला हल हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि ये मसाइल हल हो, आवाम को ज़रा सुख का सांस लेना नसीब हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर तवानाई सिंध। अब ज़रा बात करते हैं, एक और मसला है जिसने कि सर उठाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। साइंसदान कोरोना वायरस का जोर तो तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उसने भी बड़ी तबाही मचाई। अब दोबारा वो शक्लें बदल कर हमला आवर होने की कोशिशें कर रहा है। इसका ताज़ा तरीन जो वेरिएंट है वो ऑक्टियोरस है, जो कि दुनिया के 22 ममालिक में फैल चुका है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि कोविड-19 के अलावा भी मुख्तलिफ अकसाम के ख़तरनाक वायरस जो हैं वो भी हमला आवर हो रहे हैं। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल कुछ दिनों से खबरों में चल रही है, वो है मंकी पॉक्स। ये एक ऐसा वायरस है जो तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है और आलमी अदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में इसके 87,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और ये वायरस 130 अफराद की जान ले चुका है। इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता दिनों 2 अफराद में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है। अब उसके बाद जो सिंध हेल्थ सर्विसेज हैं, डायरेक्टरेट जनरल ने अस्पतालों को 5 से 10 कमरे इस वायरस के मरीज़ों के लिए तैयार रखने की हिदायत कर दी है। अब ये जो वायरसेस की सूरत हाल है इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। अब ये थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में हमें ज़रा गाइड कर दें कि ये मंकी पॉक्स का मामला है क्या, ये अचानक कहाँ से आया है और कैसे पता चलेगा कि ये किसी को मंकी पॉक्स है, क्या इसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं? जी शुक्रिया। वैस मंकी पॉक्स की कोरोना वायरस की तरह या दीगर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी तरह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये फैलता है एक शख्स से दूसरे तक। ये एक वायरस की वजह से होता है। ये जो वायरस है ये बहुत रिलेटेड है यानी उसी तरह का है जिस तरह का स्मॉल पॉक्स, चीचक जो बीमारी थी उसका जो वायरस था उसी की फैमिली से ये वायरस है। ये 1958 में सबसे पहले इसका पता चला था और उस वक्त तक ये महदूद था मगरबी अफ्रीका में और वेस्ट अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनमें, नाइजीरिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन मुल्कों के अंदर था। लेकिन कुछ पिछले 1-2 सालों में ये दूसरे ममालिक में भी दरियाफ्त हुआ, यानी इसका पता चला। और जिस तरह आपने फरमाया शुरू में, अब तक ये तकरीबन 110 ममालिक में ये डिटेक्ट हो चुका है। अच्छा, आपने पूछा कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें बेसिकली उसी तरह बुखार, जिस्म में दर्द, सर दर्द खास तौर पे होती है, लेकिन इसकी जो खास निशानी है वो ये है कि इसमें कुछ फिंसी नुमा चीज़ें उभरती हैं जिस्म के अंदर, जो कि हाथ की हथेलियों पे खास तौर पे और पाँव के तलवों में
और बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ फोल्ड्स है, मसलन बगलों के अंदर या टांग जहाँ पेट के साथ मिलती है, वो जो फोल्ड बनता है उसके अंदर, और जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड ये होता है, फिंसियाँ बनती हैं। और ये शुरू में बहुत मामूली सी फिंसियाँ होती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें पानी पड़ जाता है, काफ़ी पेनफुल होती हैं, और फिर ये 3 से 4 हफ्ते के दौरान ये ज़रा थोड़ी बड़ी होके ये सूख जाती हैं, और उसके बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी मोटी मोटी निशानियां हैं। अब आप आगे जब पूछेंगे तो मैं फिर इसके बारे में कुछ और आपको बताऊंगा। जी हाँ, एक और जो निशानी इसकी बहुत बड़ी है, ये भी बताइए कि अब इसमें जी मैं बता रहा था कि इसमें एक और जो बहुत बड़ी निशानी है इसकी, वो ये है कि जिस्म में गिल्टियां भी बन जाती हैं। तो गर्दन के अराउंड, हमारी बगलों में छोटी छोटी गिल्टियां बन जाती हैं जो पेनफुल होती हैं। ये लिम्फ एडिनोपैथी है, यानी जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो जाती है। जी सही। अच्छा, अब इन सिम्टम्स को अगर आप देखें किसी शख्स के अंदर, तो क्या वही मामला है कोविड वाला कि उसको भी आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये फैलती है, एक शख्स से दूसरे को लग जाती है, और क्या इसके और क्या इसके अंदर भी वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक जैसे कोविड की सूरत हाल थी उस तरह फैल जाए? जी अच्छा, ये बहुत अहम है हमारे नाजरीन के लिए समझने के लिए कि ये फैलती कैसे है। चूँकि कोविड-19 लोगों के जहन में अभी ताज़ा है और वो बहुत सारे लोग मुमासलत ढूंढेंगे मंकी पॉक्स और कोविड-19 के दरमियान, तो इसलिए मेरा ख्याल ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका जो फैलाव है वो कोविड की तरह नहीं फैलती है, इसलिए कि कोविड जो था वो तो सांस लेने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उनके जरिए वो फैलता था, तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से भी फैलता था। गो के इस पे अभी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि क्या मंकी पॉक्स भी जो है वो छोटे छोटे महीन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ज़रिए फैलता है या नहीं फैलता, लेकिन अभी तक इसके बारे में ये पता नहीं चल सका। तो फिर ये फैलता कैसे है? ये फैलता है जी बॉडी टू बॉडी कॉन्टेक्ट के ज़रिए। मसलन अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है और कोई शख्स जो है उसके जिल्द को हाथ लगाता है या और तरह के कॉन्टेक्ट जो हैं जिसमें डेफिनेटली एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी है, तो इन चीज़ों के ज़रिए ये फैलता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फैलाव ज़ाहिर है कि फिर जो है ये रोकना निस्बतन आसान है, क्योंकि अगर जब पता चल जाए कि किसी मरीज़ को मंकी पॉक्स है और उसको अगर आइसोलेट कर लिया जाए और उससे एक मुनासिब फासला इख्तियार किया जाए और उससे बराह रास्त टच ना करें उस पेशेंट को, तो ये नहीं फैलेगा। अब तक की जो तहकीक है उसके मुताबिक ये है, जिसका ये भी मतलब है कि जो वो एहतियातें जो हम कोविड के सिलसिले में करते थे, मसलन ये कि मास्क पहनना जो बहुत ज़रूरी हम उसको करार देते थे, उसकी वो अहमियत अभी तक मंकी पॉक्स में नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो मरीज़ होता है उसके ज़ेरे इस्तेमाल जो अशिया होती हैं, क्या फिर उनको भी अलग करना और उनको भी आइसोलेट करना से ही इसका बचाव मुमकिन है, या चीज़ों से ये नहीं फैलता? ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने किसी का चम्मच इस्तेमाल कर लिया या किसी के तकिए को हाथ लगा लिया तो उससे फैलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है शिफा। बिल्कुल इसमें आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, और आइसोलेशन में ये भी शामिल है कि वो तमाम अशिया जो मरीज़ के ज़रिए इस्तेमाल हैं उनसे भी दूरी इख्तियार की जाए, उनसे भी एहतियात की जाए, क्योंकि जो मैंने जिस तरह कहा कि ये असल में बॉडी सिक्रीशंस के ज़रिए फैलता है, तो ये मुमकिन है कि जो उस शख्स के ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें हैं उसमें कोई थूक लग गया, या अगर कोई उसके जिस्म के ऊपर अगर कोई फिंसी है वो फिस गई और उसमें से जो रतूबत है वो किसी चीज़ के ऊपर लग गई, और जो अटेंडेंट है या कोई फैमिली मेम्बर है उसने उसको उसके जिस्म के साथ भी वो टच कर गई, तो उससे ये फैल सकता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ के डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अब इलाज जो है इसका, ज़ाहिर है अगर ये फैलता कोविड से ज़रा डिफरेंट तरीके से है,
तो इलाज भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब क्या उसमें सिर्फ इंतज़ार ही है कि इसका टाइम पूरा हो और ये जो दाने हैं या जो भी ये है ये सूख जाए और ये खुद ही अपनी लाइफ जो है वो गुजारे और फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, या इसके कोई दवाइयाँ और कोई ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है? और इसकी वैक्सीन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है जी कि कोविड-19 ही की तरह ज़्यादातर जो केसेस होते हैं मंकी पॉक्स के भी, वो बहुत माइल्ड होते हैं। और जिस तरह हम कोविड में कहा करते थे कि 80 to 90% केसेस जो हैं कोविड-19 के, वो तो बिल्कुल माइल्ड होते हैं। वो 5-6 दिन अगर आइसोलेशन अख्तियार कर ली जाए तो वो सिम्टम्स खुद ही चले जाते हैं और आपको अलामतों का इलाज करना होता है, बीमारी का इलाज नहीं करना होता। मसलन अगर आपको ज़ुकाम की तरह के सिम्टम्स हैं तो आप एंटीहिस्टामिन ले लें या ज़ुकाम की दवाई ले लें, या सर दर्द है तो दर्द की दवाई ले लें। इसी तरह मंकी पॉक्स में भी जो ज़्यादातर केसेस हैं, वही 80 to 90% जो केसेस हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। और वो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब ये कि ये अपना इलाज खुद ही करती है और अगर कुछ भी ना किया जाए तो कुछ अरसे के बाद ज़्यादातर केसेस में ये खुद ब खुद चली जाती है। और उसी तरह हम इसका सिम्प्टोमेटिक इलाज करते हैं कि जो शिकायत मरीज़ कर रही है उसको दवाई दे दी जाए। कोई अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या कोई ऐसी मखसूस दवाई है कि जो मंकी पॉक्स के पेशेंट्स को दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। अब रही बात वैक्सीन की, तो असल में बिल्कुल ठीक है जी। ये बहुत वैक्सीन की, जी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि असल में मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज किया कि ये उसी फैमिली का वायरस है जिससे कि चीचक का मरीज फैलता था। लेकिन आपको मालूम है कि 1980 में आलमी इदारा सेहत ने चीचक को एरेडिकेट करने का ऐलान किया था, यानी कि उसका खात्मा हो गया था। अब ये देखें 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इसको, और जाहिर है कि उस वक्त जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन दी जाती थी वो भी देनी बंद कर दी गई थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब है कि पिछले 40 सालों के अंदर इंसानी मुदाफ़ियत जो है या जो रेजिस्टेंस है इस तरह के वायरसेस के लिए कि जो स्मॉल पॉक्स या मंकी पॉक्स क्रिएट करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है इंसानों के अंदर। और एक थ्योरी ये भी है कि ये शायद वजह है कि अब कि जैसे जैसे इंसान के अंदर इसकी मुदाफ़ियत कम हुई है, तो अब ये मंकी पॉक्स की सूरत में जो बीमारी है वो दोबारा सर उठा रही है। तो इसके लिए स्मॉल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको फिर एक अगली नज़र रखते हैं इंशाल्लाह, और मज़ीद इसके ऊपर आपसे हम मालूमात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ दौलत कमाने की, पैसे कमाने की और फ्रीलांसिंग करने की। ये मामला ऐसा है कि जो सारी दुनिया में इस वक्त लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए बहुत पैसा कमा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 60% से ज़्यादा हमारी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स फ्रीलांसिंग की इस डोमेन में आना चाहे तो कैसे आ सकता है, क्या उसे करना चाहिए और कैसे वो पैसे कमा सकता है, कितने पैसे कमा सकता है, आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये हमने आज आपको सिखाना है। और इस हवाले से हमारे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इब्राहिम अमीन साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, और दुआ अरशद सुखैरा साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें इनवाइट कर लिया। नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर फ्रीलांसिंग हाँ, को फ्रीलांसिंग एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें, ताकि लोग जो अभी भी नहीं समझ सके कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे की जाती है, तो वो जरा एक्सप्लेन आप तो खुद भी फ्रीलांसर हैं और माशाल्लाह बड़ी, मैंने सुना है, रिनाउंड और बड़ी जो दौलतमंद थैंक यू फ्रीलांसर है माशाल्लाह। जी थैंक यू। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग बेसिकली इस पे बहुत सारी मिथ बनी हुई हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। आम अल्फाज में अगर हम ये कहें कि किसी भी बच्चे के पास कोई भी टैलेंट है, कोई डिजिटल स्किल है,
तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी वो घर बैठ के वो इंटरनेट के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं टैलेंट की बात करती हूँ, मतलब मिथ ये बनी हुई है कि बहुत सारे बच्चे इसको डिजिटल स्किल्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, टेक्निकल स्किल्स के साथ, डिजिटल आर्ट और इस तरह की चीज़ों से उसको लिंक कर बिल्कुल। जबकि मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी बच्चे की आवाज़ भी अच्छी है तो वो उसको बेच सकता है। हाँ, अगर कोई मतलब बहुत सारे बच्चों को मॉडल गाने बनने का गाते शौक होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का। वॉइस ओवर, हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चों को मॉडलिंग का शौक होता है, अच्छा फिगर रखते हैं वो। भाई आजकल तो हर freelance- बंदा मॉडलिंग कर रहा है। definitely, हाँ, gym वो join सभी कर- model टेंशन ना निकलते ले, हैं वो भाई। सब मॉडल ही है सारे। तो वो फ्रीलांस मॉडल बन सकते हैं, सही वो है। अपनी इवन इस टैलेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यस, फ्रीलांसिंग जो है वो डिजिटल स्किल्स के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अपने घर बैठ के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे डील कर सकते हैं। आपकी डोमेन क्या है? हाँ, मेरी डोमेन बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट राइटर 8 साल पहले, क्योंकि तब मैं एफएससी की स्टूडेंट थी और मुझे बस इंग्लिश अच्छी थी और लिखना अच्छा आता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं जिसमें हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की सर्विसेज से लेकर वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो ये आपने अकेले शुरू किया 8 साल पहले, डेफिनेटली अकेले और शुरू अब किया। आप जो है वो जी। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी मेरी जो पर्सनल टीम है वो 15+ जो है, उसमें फ्रीलांसर्स ही हैं और सब अच्छा कमाते हैं? सब बेहतरीन कमाते हैं और आउटसोर्सिंग 16वां आ करते हैं। सकता है कोई? जी 16वां शख्स आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, ठीक। बिल्कुल। सर, आपकी तरफ आते हैं। अब फ्रीलांसिंग जो है उसका पोटेंशियल तो हम बात करते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, लोग कमा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी ख़ास चीज़ें भी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, ज़रूरी कि भाई उसकी, आपको पता है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है मिसाल के तौर पे, लेकिन अपने आप को उस मार्केट में सेल करना, हज़ारों लाखों फ्रीलांसर्स हैं भाई जिन्हें वो काम आता है, पाकिस्तान के भी हैं, बाहर के भी हैं, आपसे अच्छे भी होंगे, आपसे सस्ते भी होंगे, आप अपने आप को कैसे मुमताज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सब लोग। अच्छा, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो लोग आज से कुछ 8 साल पहले छुपे हुए थे, अभी भी वो लोग उभर के बाहर नहीं आते, सही, स्कैटर्ड है। हाँ, स्कैटर्ड हैं। तो उनके साथ बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं, उनके बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलते, उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, उनको फैसिलिटेशन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए, उनको होम लोन्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। ओके। तो हमने एक एसोसिएशन बनाई पाकिस्तान में 2018-19 में। आप हैरान होंगे कि एक फ्रीलांसर को अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी $100 अगर भेजने तो नहीं भेज सकती थी, उसका रेगुलेशन ही नहीं थी। तो B2C पेमेंट इसको कहते हैं। तो B2C पेमेंट वाज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। ठीक है। तो फिर हमने एसोसिएशन बनाई, 2021 में एसोसिएशन बनी और B2C पेमेंट फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको अलाउ किया। और फिर सारे पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने फ्रीलांसर्स के लिए घर पे बैठ के बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी क्रिएट की। वेरी गुड। मतलब आप घर पे बैठ के अपना $US अकाउंट खोल सकते हैं, अपना ₹5 अकाउंट खोल सकते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा मसला था ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, वो ये था कि घर इनको ना जो भी सर्विसेज दी तो इनको पेमेंट नहीं मिलती थी। कैश ऑन डिलीवरी का बड़ा इशू था, कोई भी सर्विस बेची, कोई चीज़ भेजी तो पैसे कैसे लिए जाएं। तो उसके लिए पेमेंट गेटवे की इनेबलमेंट हम लोगों ने की, ज़ाहिर है 2 बैंक्स के साथ मिलके। सही। आज आप अपने घर बैठ के अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे, मतलब कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया से चार्ज करवाएं तो आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो घर बैठ के आप अपना बैंक अकाउंट खोल लें और उसमें आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर लें। सही है। अब तो आपकी वेबसाइट फुली फंक्शनल हो गई, फुली फंक्शनल हो गई, आपको पेमेंट घर पे आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब आपको ये जान के हैरत होगी और आप खुश भी होंगे कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ फ्रीलांसिंग है। जी जी। पाकिस्तान जो है दुनिया का 3rd फर्स्ट 2 लार्जेस्ट। कौन से? US, ब्राज़ील, 3rd पाकिस्तान, 4था फिलीपींस। इंडिया नहीं है? इंडिया सारे आज में आईटी आई। कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स इतने नहीं है, वो आईटी कंपनीज हाँ, की ठीक तरफ है, चले बिल्कुल। गए। हम लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक है इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी में हम ज़्यादा हैं, हम तीसरे ज़्यादा नंबर हैं, पर बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रेवेन्यू अर्निंग में इंडिया थोड़ा सा हमसे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी आगे है, बट हम मतलब हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी फॉरेन एक्सचेंज का है। ऐसा ही जी है। हाँ। तो अगर इन बच्चों को हम इनेबल कर दें, इन बच्चों को हम बेबी स्टेप्स लेके पूरे पाकिस्तान में, जैसे अभी हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इज़ नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान और भी हैं, शहर हैं, जैसे आरिफ वाला है। आरिफ वाला में इन्होंने 8 साल में 18,000 बच्चियों को $200 कमाना सिखा दिया।
अच्छा, और वो हाँ। 18,000 बच्चियाँ $200 पर मंथ अगर कमाएं तो ये तो 2 अरब रुपए बनता है महीने का। यस यस तो इसी तरह अगर हम छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों को, बच्चों को इनेबल करना शुरू कर दें, 64% आबादी को इनेबल करना शुरू कर दें, बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। Exactly. लेकिन उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उसके अब ऊपर ज़रा उस पे सपोर्ट की गवर्नमेंट जरूरत है। गवर्नमेंट का काम भी होगा, इदारों का काम भी इदारों होगा, का काम individual होगा, का काम प्राइवेट भी लोगों का होगा। भी काम होगा, एसोसिएशंस का काम होगा, इन यंगस्टर्स का अब काम हम होगा, तीन लेकिन आपका हमारे चारों काम को हम होगा। लेकर चले अगर मिसाल के तौर पर कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप वन हम लेकर चलते हैं कि जी मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसके पास कोई स्किल नहीं है। हाँ, स्किल नहीं है, तो क्योंकि वो- आपने तो देखे औरों को स्किल सिखाई। जी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, वो या तो सीखने का इंतजार करते हैं या फिर यूं ही जिंदगी तमाम करते हैं। जी। तो स्किल नहीं है और पैसे कमाने कैसे हैं। कैसे हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांस। और अगर कोई है भी स्किल तो पता नहीं जी कि क्या है। चलें तो बताएं। ये बताएं आप, बताएं। ये इनकी अच्छा, expertise एक है। तो वो लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है और वो स्किल सीखना या चाहते पता हैं। नहीं है कि उससे कौन सी भी skill है ज़्यादा मेरे पास। क्वांटिटी उन लोगों की है जो फ्रीलांसिंग पे यकीन नहीं रखते। और यही वजह है कि हम लोग मतलब आज यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब उनको ये लगता है कि फ्रीलांसिंग स्कैम है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि फर्स्ट स्टेप ये है कि अब जैसे मैं अगर टाइज़ की बात करूँ, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने आपको कुछ मिथ बताए कि बच्चे कहते हैं कि अभी हम डिग्री कर रहे हैं, अभी तो हम खुद Time स्टडी नहीं की है। लूप में पढ़ रहे हैं फंसे अभी हुए तो, हैं, बिल्कुल। अभी हम कोई टेक्निकल स्किल सीखेंगे, ये भी करना पड़ेगा। तो वो एक मिथ है कि स्टूडेंट के पास खुद भी एक टैलेंट है। इवन मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बच्चे पबजी खेलते हैं, हमेशा ही खेलते हैं, वालिदैन भी नहीं रोक सकते। तो हमने उन बच्चों को पबजी खेलते हुए अर्निंग की तरफ ले आए, लाइक वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करें यूट्यूब पे। और ऐसी कितनी ही स्टोरीज हैं, सिर्फ पबजी खेलते हुए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करते क्या हुए बात वो कर रहे हैं? हज़ारों डॉलर्स कमा रहे माँ हैं। बाप सुन रहे होंगे, आप देख बिल्कुल लें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मैं तो पसंद चाहती नहीं कर रहे हूँ होंगे इस वक्त। नहीं बिल्कुल मतलब अच्छा। और इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जब अपना पहला डॉलर अर्न कर लेता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी चस्का लग motivation जाता है। होती है। बिल्कुल वो और उसके इर्द गिर्द के लोग, उनको यकीन आ जाता है कि नहीं फ्रीलांसिंग सही। है, अगर हम पहला $1 बना सकते हैं तो हम $1,000 भी बना सकते सही, हैं। तो स्टेप्स पर आते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट अपने टैलेंट को, अपने पैशन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जिसके लिए हम पर्सनली उसको कैरियर काउंसलिंग आप कह लें उनकी करते हैं। जैसे हाउसवाइफ हैं, उनको तो लैपटॉप ओपन करना भी नहीं आता, लेकिन एक स्किल उनके पास हमेशा होती है और वो एक अच्छी कुकिंग की स्किल है। तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं वो घर से अपना फेस रिवील किए बगैर अपनी कुकिंग रेसिपी सेल कर रही हैं, यूट्यूब पे अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल और इस तरह की जो टिप्स हैं वो दी जाती हैं। वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती हैं अगर इंग्लिश अच्छी है, अच्छा लिखना आता है, और अगर वो वीडियो बना के लगा दें। और साउथ पंजाब से आप अभी सर्च करें तो यूट्यूब पे बहुत सारी ख़वातीन इसमें अर्निंग कर रही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप अपनी उस स्किल को आइडेंटिफाई करें। Definitely, बिल्कुल और जी। उसके बाद उसके बाद ये है कि कुछ स्किल ऑलरेडी होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उसको पॉलिश किया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें होता है कि आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस ज्वाइन करें। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि आपको बेचना आना चाहिए। हाँ, आपके पास ये जो टैलेंट सिखाएं है, ना, ये बिल्कुल। सिखाएं, बिल्कुल। और मैं इसको लास्ट नहीं रखती, मैं इसको फर्स्ट पे ले जाती हूँ। मतलब इवन आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको बेचना आता है, आप एक्सपर्ट हायर करें, आप आउटसोर्सिंग करें। ख़वातीन ख़ास तौर पे हम उनको इस चीज़ पे ट्रेन करते हैं कि आपने, क्योंकि ख़वातीन इतना टाइम नहीं दे सकती, सही है। तो मैं उनको कहती हूँ कि वो अपनी टीम रखें और टीम मैनेजमेंट और बेचना जो है क्लाइंट के साथ। अब जैसे मैं हूँ तो मेरा काम सिर्फ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, बाकी काम आपकी टीम बाकी काम मेरी टीम कर रही है। और डेफिनेटली कितने पैसे दरकार होते हैं किसी भी फ्रीलांसर को आगाज़ में अपना काम शुरू करने के लिए? कुछ भी नहीं, जीरो से स्टार्ट करें। देखें अब वो मैं अभी उसी तरफ पैफला की तरफ आ रहा हूँ, एसोसिएशन की तरफ। अब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं या जो 8-8 साल से काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास एक कंप्लीट एंड टू एंड पैकेज है। मतलब आपने बैंक अपना सबसे पहला मोबाइल ख़रीदना है तो आपको किस्तों पे मिल जाएगा। ठीक है, सही है। 1000 रुपये महीने पे आपको मोबाइल मिल जाएगा, 1000 रुपये महीने पे किस्तों पे आपको लैपटॉप मिल जाएगा, आपको डिस्काउंटेड सिम मोबाइल मिल जाएगा, आपको डाटा मिल जाएगा, आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट आपके घर पे होगा। 2,500-3 हज़ार रुपये महीना आप देते होंगे। तो इनके लिए 1000 रुपये महीने पे जायज़ नहीं, और बहुत सारे इदारों ने मतलब डिस्काउंटेड, किया हुआ। बहुत ही डिस्काउंटेड ऑलरेडी तो ये अचीव। तो पता ही नहीं है हमें। आप लोग मतलब किसी को नहीं पता। बहुत सारी वो भी नहीं अचीवमेंट्स बता रही। ऐसी हैं, जैसे बैंक अकाउंट आप घर बैठ के खोल सकते हैं, किसी को ये नहीं नहीं पता। पता। और डॉलर का तो बिल्कुल ही नहीं खुल सकता। डॉलर में तो आप क्या, आप आपका घर पूरा बैठ टब्बर के जाता है आपको भी कि लिंक हाँ भाई लिंक इसको हम शेयर बैठ करता हूं, आप करते हैं, घर बैठ इसको के डॉलर अपना अकाउंट अकाउंट खोल खोल लो। लें डॉलर। हाँ, तो ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी में आता है, जिसमें हम बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स हमें चलाने की ज़रूरत है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो छोटे छोटे स्टेप्स कि जिसने फ्रीलांसिंग पे आना है, हम इन लोगों के यंगस्टर्स के साथ मिलके हम लोग खड़े होकर इनके साथ एक कंबाइन एफर्ट अगर करें
तो हम पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं, बिल्कुल। और बड़े आराम से बदल सकते हैं। आप यूँ सोचे कि 35 लाख बच्चे, इस वक्त 35 लाख बच्चों को अगर हम पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा कर लें पॉकेट्स में, और उनको सिर्फ $200 महीना कमाना शुरू कर दें, $200 कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो वो आप कैलकुलेट कर लें नंबर्स। अच्छा, कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं, कौन कौन से डोमेन्स ऐसे हैं कि जिसमें अब इस वक्त रिक्वायरमेंट है और अच्छे काम करने वालों की कमी है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल ये है, सबसे बड़ी प्रोवर्ब है कि जो भी आप करें ना, वो आपसे बेहतर कोई ना कर सकते। सही है। तो आप सीखें और कोई भी एक चीज़ पकड़ लें, उस पर एक्सपर्टीज बिल्ड कर लें। इजियर सेड देन डन, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहनत आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सीख लें, मतलब करोड़ों लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बट हमें आज ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिल रहा। हमें आज ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वेबसाइट डेवलपर चाहिए, हमें नहीं मिल रहा। तो मतलब काम, सीरियस काम करने वाले लोग, डेडिकेटेड लोग, एथिक्स वाले लोग, मतलब कमिटमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स सिखानी है कि आपने जो कमिटमेंट करनी है उसको आपने ऑनर करना है। जो आपने किसी भी क्लाइंट के साथ कमिट कर लिया तो आपने उस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। अच्छा, अब कोई काम कर रहा है कोई शख्स, वो पाकिस्तानी मार्केट को तो चलो फिर वर्ड ऑफ माउथ से, ताल्लुक वास्ते से वो केटर कर लेगा, इंटरनेशनली किस तरह से वो क्लाइंट पकड़े? आप बड़ा हैरान होंगी ये जान के कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, 99% फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम ही नहीं करते। सब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हाँ, काम मतलब वो उन तक रसाई कैसे होती है, वो कैसे? प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, 100 के करीब फ्रीलांसिंग वेब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वो अपना पोर्टफोलियो उस पर डालते हैं। जिस तरह लिंक्डइन, जिस तरह फाइवर, अपवर्क है, लिंक्डइन पे आप अपने आप को आउटरीच करते हैं। फाइवर, अपवर्क, freelance.com, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान अब बदकिस्मती से या फ्रीलांसर्स की खुशकिस्मती कि इतना उसकी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है कि जब ये $5, $10 पे अपना डालते हैं तो इट्स इनएविटेबल कि उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और जब उनका पोर्टफोलियो उधर होगा, उनके पोर्टफोलियो को देख के उनको काम तो लोग देंगे ही देंगे। मतलब $5-10 तो वो टिप दे देते हैं अपना चाय, मतलब किसी रेस्टोरेंट पे। अच्छा, आपने जिन लड़कियों को सिखाया, जो आप बात कर रहे थे कि 18,000 लड़कियों को आपने सिखाया, उनको आपने क्या क्या चीज़ें सिखाई? जैसे मैंने बताया कि हमारा एम ये होता है कि 14 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स जो हैं हम उनको एनेबल करें। 45 के बाद कोई चांस नहीं आपके लिए यहाँ से रिटायरमेंट के बाद आप आ सकते हैं। अच्छा, उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे जो स्कूल से फ्री होते हैं उनको फ्रॉम स्क्रैच लेके चलना पड़ता है। लाइकवाइज जो हाउसवाइफ हैं 40 से 45 की उसमें जो आते हैं उनको भी फ्रॉम स्क्रैच लेके चलना पड़ता है। अब इसमें एज ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वाला, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वाला, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन और टेक्नोलॉजी सबके पास है, हाथ में है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। लाइक वो फेसबुक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हमने उनको बताना है कि इस फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं। वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक आइकन बनना चाह रहे हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा मज़ीद पॉलिश कर देना है। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करता है पैशन क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो उससे जो है वो और एक अच्छा प्रोफाइल या अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है, उसकी क्या खुसूसियात है? उसकी खसूसियत ये होती है कि सबसे पहले तो वो वेल डिफाइंड होता है। लाइक अब बहुत सारे पाकिस्तान में भी, और डिज़ाइनर्स ग्राफिक डिज़ाइनर की हम बात कर लेते हैं, तो अब वो पोर्टफोलियो, स्टूडेंट का एम ये होता है कि पोर्टफोलियो भरा हुआ हो। मतलब कितने ही डिज़ाइंस लगा देते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम परफेक्शन की बात करें तो वो 1-2 होते हैं। तो अब वो वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो ये होता है कि आप बेशक सिर्फ बिजनेस कार्ड बेचना शुरू करें, लेकिन उस बिजनेस कार्ड में आप जब क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हैं तो स्पेशली हर जो प्रोफेशन है उसकी कैटेगरी मौजूद हो। लाइक आपका बिजनेस कार्ड किसी डॉक्टर के लिए भी हो, किसी लॉयर के लिए भी हो, डिज़ाइन इस तरह से मार्केट रीच आपकी बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी रिसर्च की हो ना, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी रिसर्च करें। एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि हमारे जो फ्रीलांसर्स गुरु हैं, जिनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, जैसे आप लोगों की बहुत अच्छी फॉलोइंग है, तो आप कोई नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे आप तो डेली शो करते हैं, तो आप अपनी 2, 3, 3, 4, 10 या 12 मिनट की वीडियो बना के उसको आप रील्स बना के डालना शुरू कर दें। तो आपकी जो फेसबुक है, यूट्यूब जो है, वो आपकी मोनेटाइजेशन शुरू कर दें। और उस मोनेटाइजेशन में मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर मोनेटाइज करा रहे हैं, कोई कुछ नहीं करके, सिर्फ वीडियोस बना के। मतलब जैसे अगर आपकी फॉलोइंग है तो 2-4, 5 हज़ार डॉलर आपको मोनेटाइज होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग भी मतलब कोई काम ना करके भी फ्रीलांसिंग का डॉलर्स कमा सकते हैं।
तो ये भी एक काम है। हाँ, लेकिन वो जो content मोनेटाइजेशन creation वाला में। है पाकिस्तान में खासतौर पे अगर हम बात करें तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन मिसाल के तौर पे यहाँ पर नहीं है अभी खुली हुई, लोग बाहर भिजवा के अकाउंट खुलवा के कुछ लेकिन और तरीकों हो रही से है, काफी स्टार्स सारे के लोग थ्रू वाइस हो पे रही account है, खुलवाते हैं या फेसबुक कहीं स्टार्स के इधर-उधर। थ्रू पेमेंट आ रही है। यूट्यूब लेकिन वो कितने ही लोग हैं अब वो बिल्कुल- तो आपकी जेब से जा रहा है ना, नहीं, मैं नहीं, क्यों नहीं, आपको नहीं, स्टार दूं भाई खामखा $5 मैंने आपको हाँ। आप दिए। यकीन यहाँ पे करें, हम तो उस अब मैं माशरे again में हमें तो मईशत फ्री में चाहिए नहीं होती है। है भाई। हाँ, और हम उस मईशत में भी नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास पैसा इतना हो कि वो कहे आई अप्रिशिएट यू, ये लो भाई $5 पकड़ो मेरी अब तरफ ये से। गेन करें, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आते हैं और आप उनकी वीडियोस देखें, स्टार्स की भरमार होती है। इन्फ्लुएंसर्स है आके सिर्फ बात कर रहे होते हैं, वकार ज़का की बात वो कह करूँ, सके कि उनका तो माशाल्लाह 50,000 फॉलोअर्स हैं, 1,000 रुपये महीना देते हैं, खुद लगा लें। हाँ वो खैर वो बड़ी कंट्रोवर्सी दूसरे नंबर पे है group। चले मतलब जो भी है, Again, जी। मतलब अगर आप इफ़ यू आर टेलिंग समथिंग, अगर आप कोई चीज़ किसी को सिखा रहे हैं तो आपकी फॉलोइंग बढ़ना और आपको स्टार्स मिलना, मतलब 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए, मतलब ये आप पबजी को ले लें, 40 लाख पबजी के यूजर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 40 लाख पबजी के यूजर्स हैं और हर यूजर 100 रुपए अपलोड करता है हर महीने। और ये तो चले हम कंटेंट $1 अपलोड करता है तो $4 मिलियन पबजी के अपलोड होते हैं। $1। तो ये इकॉनमी ऑफ स्केल, मैं जो कह रहा हूँ ना, इकॉनमी 64% आबादी, 12 करोड़ अवाम, उनको उसमें से आप 1% पकड़ के उनको फ्रीलांसिंग सिखा दें। तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हुकूमत को प्रायोरिटी बेसिस पर लेने चाहिए? एक इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट की पूरे वजह फैला दो पाकिस्तान इंटरनेट हर तरफ हो बिल्कुल। इंटरनेट फैला दें। एक तो इंटरनेट, बलोचिस्तान में जैसे इंटरनेट नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में अब इंटरनेट का काफ़ी इशू है। सबसे पहले इंटरनेट पाकिस्तान में, हर पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट मिल जाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी। फिर सेकंड लैपटॉप्स, मतलब अवेलेबिलिटी Laptop चलो ऑफ, उस पे तो काम हो रहा है, उस पे तो काम हो रहा है, सुबह से इलेक्शन ना हो दोबारा- लैपटॉप होने चाहिए, ये काम करेंगे ना, उससे वो 21 अरब डॉलर आ जाएंगे। इंटरनेट और लैपटॉप हो। देखिए ये बच्चे इतने खुद टैलेंटेड हैं कि ये खुद ही सीख लेंगे। जैसे ये हैं, इन्होंने जोलॉजी में मास्टर बैचलर्स किया लाहौर किप से और खुद ही फ्रीलांसिंग सीख ली और आगे सिखा भी रहे हैं। सही है। तो इंटरनेट और लैपटॉप, इंटरनेट, लैपटॉप, और पीछे उनको सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें आपने होनी बताई वो क्या क्या है? वो अब बैंक अकाउंट, सही है। सही है। बैंक अकाउंट ओपनिंग। अब बच्चे ब्रांच में जाते घबराते हैं, हाँ तो घर बैठ के बैंक अकाउंट खोल दें। ठीक है। और पेमेंट गेटवे, पेमेंट्स अगर पूरी दुनिया से पेमेंट किसी से भी लेनी है तो रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। होनी चाहिए। ये सब फैसिलिटीज अच्छा, इस चीज के लिए कोई पेपॉल वगैरह का पाकिस्तान में आने की जरूरत नहीं थी? मिथ है, तो ये फिर सारी तो मिथ है। पिछली हुकूमत में इतनी क्या थी कि लोग भी कह रहे हैं उस वक्त असद उमर देखिए को ना, पेपॉल लेके आए, असद उमर भी कह रहे हैं मैं वादा करता हूँ पेपॉल लाऊं। Awareness नहीं है। काफी सारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो पेमेंट थ्रू पेपाल करते हैं, सही है। तो इस वजह से पेपाल एक बहुत बुनियादी Reliable platform है, रिलायबल प्लेटफॉर्म है ज़्यादा जिससे होता है। बड़ी सहूलत से पैसे आ सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पेनियर है हमारे पास। पेनियर जो है उसने 3 बैंकों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। अब जितनी भी अमेजोन की पेमेंट है वो पेनियर के थ्रू आती है। अच्छा, सही है। जितनी अमेजोन पेपाल पे नहीं आती। अमेजोन ई कॉमर्स मार्केट हमारे प्लेस, पास पेपाल के आने में मसला क्या है? अब ये तो गवर्नमेंट का मसला है। सही है। वो लोग पता नहीं क्यों नहीं पाकिस्तान को वैसे पता एज नहीं, अ ये वाला क्लाइंट, मसला जो है वो एज अ सबसे पहले हल क्लाइंट होना चाहिए कि पता भाई नहीं। देखें क्योंकि हमारी उधर government को दूसरी पता भी नहीं तरफ होता दूसरी क्या तरफ देखें कि टिम कुक्स जो हैं और मर्सिडीज बेंज, ये आप सिर्फ ये 2 खबरें पिछले हफ्ते की आप पढ़ें तो आपको रोना ना आया तो ये प्रोग्राम आप देखना छोड़ दीजिए। बिल्कुल वाकई रो जो लेंगे आप। जो ये आप इन 2 जो कंपनीज ने किया है ना हमारे साथ और हमने अपने साथ, तो आप बस ये खबरें सिर्फ जाके पढ़िएगा। टिम कुक और मर्सिडीज, ये कहाँ पर पहली गाड़ी प्रोड्यूस हुई है और टिम कुक कहाँ पर आया और उसकी किस तरह मुलाकातें हुई, किस तरह उसको बेचा और उसके साथ अपने मुल्क का कैसे एक पर्सोना और परसेप्शन जो है वो दुनिया में बेची, ये आप जरा जाके पढ़िएगा। सही। फाइनली हमने बात कर ली खवातीन की कि वो भी कर सकती हैं। बिल्कुल। हमने बात कर ली वो लोग जो कि स्किल नहीं है वो भी कर सकते हैं। कोई रह तो नहीं गया? रह गया कि बच्चे आवाज, अपनी प्रॉब्लम्स जी। आवाज उठाएं, अपने बारे में बताएं। तो हमारी वेबसाइट है पैफला PAFLA.org.pk। सही। वहाँ पे अपनी आवाज़ पहुँचाएं, आपको पहुँचाएं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इदारों को अपनी आवाज़ पहुँचाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं। हाँ, problem अपनी जो है वो प्रॉब्लम फिर बताने solve से होंगी। मसले हल होंगे। बिल्कुल। कहीं छुप के बैठ जाने से मसले हल नहीं होंगे। ऐसा ही है, और ऐसा ही, जुड़ना कोई भी पड़ता है। देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे अब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पार्टनर्स बना रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं वो कोई भी टेक्नोलॉजी पहले दिन
मैच्योर नहीं हो जाती। जी हाँ। कोई भी किसी की time, वेबसाइट कोई डिजाइन बिल्कुल। पहले दिन मैच्योर नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है। हाँ। तो थोड़ा सा सब्र करें, टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने दें, फिर वो परफेक्ट एक दिन परफेक्शन हो ऐसा ही जाएगी। है, तो ऐसा ही। आपकी जितने भी लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे बैंक अकाउंट खोलने में किसी को मसला आया, उसने कहा नहीं ये मसला छोड़ दो, ही हाँ। छोड़ दो, तो गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करना, Give up ये नहीं है करना। रूल नंबर 1। सबसे रूल नंबर 1, गिव अप नहीं करना। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का। बड़ी अहम बात है। अब हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, अब उस रास्ते पर चलना और आगे बढ़ना, ये आपका काम है। हमारा काम यहीं तक था, उससे आगे आपका काम शुरू होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सियासी अगर हम महाजराई देखें तो वो तो चल ही रही है साथ साथ, लेकिन उसके अलावा भी मुल्क के कुछ ऐसे सीरियस मसाइल हैं जो कि बड़े बड़े शहरों की डेवलपमेंट में किरदार जो भी हुकूमत अदा करेगी उसमें रुकावट बन सकते हैं अगर उनको फिक्स ना किया गया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जिस कहते हैं नागुज़ीर है उसको फिक्स करना, वो है कराची की आबादी और मरदमशुमारी के जो नंबर्स हैं। पिछली दफ़ा जब मरदमशुमारी हुई थी उसके बाद जो नंबर्स आए थे, हमने देखा कि मुसलसल साल ये इशू जो है ये उठाता जा, मतलब मुख्तलिफ सियासतदान इसको उठाते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें इस पर वादे करती रहीं कि हाँ भाई हम करेंगे, हम देखेंगे, हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, हम इसको फिक्स करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर हुआ कुछ भी नहीं। वो जो एक गाना था ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो टूट जाता है, तो मुझे लगता है वादे टूट जाते हैं, कोशिशें नहीं हो रही हैं। अब कहाँ तक ये मामला पहुँचा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। MKM ने इस हवाले से खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बहुत ज़्यादा वोकल भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि आवाज़ भी उठाई है। आज हमारे साथ MKM के सीनियर रहनुमा जनाब फारूक सित्तार साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ़ लाए सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इश्यूज़ बहुत सारे हैं और काफ़ी पुराने हैं। अब वो जो स्टेटस है उन इश्यूज़ का, वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की आवाज़ भी काफ़ी अरसे से उठ रही है और ये इशू आप लोगों के हुकूमत में होने और ना होने के दरमियान बस हवा में मुअल्लक रहता है। तो अब और इसी दौरान मुख्तलिफ हुकूमतें बदल भी भी जाती हैं। मेरे ख्याल में ये कौमी इत्तफाक़ राय है कि कराची को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए और ऐसे कौमी बहरान सियासी माशी आ जाते हैं कि फिर तो जो थोड़ा बहुत कभी कराची ध्यान में आ जाता है वो भी बिल्कुल वहाँ से हट जाता है, मिनहा हो जाता है, हट जाता है। और वो आपने खुद वादे की बात की थी ना, तो एक शेर बहुत पहले जब हम पहली बार असेंबली में आए थे तो उस वक्त हमारे जो सेक्रेटरी जनरल थे इमरान फारूक, उन्होंने ये गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया और क़यामत तक तेरा इंतज़ार किया। तो मेरे ख्याल में वो है किसके वादे की, जिसको कहते हैं ना वादा तोड़ने की तकलीफ सबसे ज़्यादा हुई? मतलब आप जुल्म सह के भी सब्र करें, बर्दाश्त करें। तो मेरे ख्याल में ये दिखाया जा रहा है कि एक दुनिया में एक ऐसा शहर है जो कि अगर पूरे मुल्क का तरक्की का इंजन है, मईशत का हब या मरकज़ है, लेकिन उसके बावजूद और 4000 अरब का सालाना टैक्स दे और उसके बाद अच्छा फिर वो किसी एक कम्युनिटी का शहर थोड़ी है कि वहाँ भाई महाजर या पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल है, बल्कि वहाँ तो सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, हज़ारेवाल, सराइकी, कश्मीरी गिल, मतलब ये तो पूरे पाकिस्तान का अगर कोई कौमी शहर है तो कराची है। और सबसे तेज़ रफ्तारी से आबादी के एतबार से बढ़ने वाला शहर भी पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। न्यूयॉर्क के आगे पीछे 6वां या 7वां बड़ा शहर है। अच्छा, कोर कमांडर्स आते हैं, वो कहते हैं 3 करोड़ से आबादी जो है वो कम नहीं है। चीफ जस्टिस जब भी आए सेमिनार में 3 करोड़ की आबादी का वो खुद एक वो करते हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जो वो हैं को चेयरपर्सन, वो कहते हैं कि 3 करोड़ से कम नहीं है। अच्छा, लेकिन जब उनकी सूबाई हुकूमत को जब सेंसस कमीशन ये जिम्मेदारी देता है कि इन्यूमरेटर्स, उसके ऊपर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए ऑपरेशनली ये काम आप करें, तो वो अपना फरीज़ा अव्वल समझ के दही इलाकों की आबादी को तो बढ़ाते हैं नाकाबिल फ़हम हद तक, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और जो शहरों की आबादी कराची, हैदराबाद, उसको दबाया जाता है, छुपाया जाता है और चुराया जाता है और 50 से 65% कराची की आबादी को लापता कर दिया जाता है। आपने मिसिंग पर्सन तो सुना होगा, लेकिन मिसिंग पॉपुलेशन ये कराची के हवाले से एक जो है वो टर्मिनोलॉजी आई है। तो उस मिसिंग पॉपुलेशन को बाजियाब कराने के लिए मैं जब शोर मचाया, जब 6वां सेंसस हुआ 2017 में 19 साल की ताख़ीर से,
तो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर, उनकी पूरी टीम ने इसका नोटिस लिया। हमारे दलाइल, हमारे सबूत व शवाहिद इतने कॉन्क्रीट थे कि उन्होंने कहा नहीं हम इस पे काम ऑडिट कराएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट। अच्छा, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनके साथ कोalition बनाए एमक्यूएम का, तो उन्होंने कहा देखिए थर्ड पार्टी ऑडिट से बेहतर है कि हम जल्दी सेंसस कराते हैं। सही है। तो हमने कहा फबिया हमारी यहाँ पे सेंसस हो रहा है, तो हमने शुरू से इस पर इसकी कड़ी निगरानी की और लोगों को अवेयरनेस भी दी ताकि वो अपने आप को गिनवाएं। अच्छा, अब उसमें देखें डिजिटल तो हो रहा है, लेकिन इन्यूमरेटर के मेरे सामने बैठ के लग तो रहा है कि वो डेटा तो ले रहा है, लेकिन उसको एंटर कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे घर पे जो आया उन्होंने कंप्यूटर पे डेटा नहीं लिया। नहीं लिया ना कंप्यूटर पे, जी, यही मैं मसला है। अपना बता और रहा वो हूँ, फॉर्म आपको दे जाता है, आप खुद ऐड कर लें। हाँ, तो फॉर्म तो है ही नहीं जी। तो इस तरह 3 बड़ी गैप्स और डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुई हमारी मुस्तकिल कोशिशों से। पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने, सेंसस कमिश्नर ने, फिर एहसन इकबाल साहब जो निगरान हैं इस काम के, और वज़ीर आज़म ने, सब ने इस बात को माना कि 32,000 इमारतें ऐसी कराची में जिनको न पूरी तरह से फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स का शुमार हुआ है, ना अफराद का शुमार हुआ है, और इसी तरीके से कच्ची आबादियाँ 4,000 हैं, वहाँ बड़ा गैप है, डेफिशिएंसी, ये उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद नई बस्तियाँ, गुलजार हिजरी स्कीम 33, 200 सोसाइटी सुपर हाईवे के इस तरफ, सुपर हाईवे के लेफ्ट पे अगर आप जाएं तो गुलशन मेमार है, फिर बहरिया टाउन है, वहाँ भी प्रॉपर जो है वो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कराची में लोग रहते हैं जिनके पास कराची का शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन रहते वो कराची में। अब हमने जब शनाख्ती कार्ड वालों से ये डेटा मांगा ऑफिशियली, हमारे मिनिस्टर फैसल सजवारी ने, तो हमें पता चला कराची की आबादी 2 करोड़ तो उन लोगों की है सिर्फ जो कराची में रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, जो कराची में रहते हैं और कराची में रजिस्टर्ड है, जिनका एक एड्रेस है, तो 2 करोड़ की आबादी तो सीधा सीधा वहां से आ गई। बिल्कुल। इसका मतलब है कि 1 करोड़ और ऐसे शहरी हैं जो वहां तकरीबन मुस्तकिल तौर पर आबाद हैं। 15 दिन 1 माह के लिए अपने आबाई गांव या शहर जाते होंगे, बाकी तो वहीं पर आबाद हैं। तो उस 1 करोड़ को नादरा अकाउंट फॉर नहीं कर सकता, लेकिन एज्यूमेबल है आसानी से कि फिर ये 1 करोड़, तो 3 करोड़ तो सीधे सीधा यहाँ हिसाब बन जाता है। हमारे यहाँ जब सेंसस होता है तो हम क्या वेरीफाई करते हैं मुख्तलिफ इदारों के पास जो डेटा है, पिछला अगला जो आ रहा है, और क्या कोई काउंटर ऐसी कोई हमारी है प्रैक्टिसेस की हम ये करते हैं और फिर बाद में इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चलो भाई यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, इनको मिला देते हैं तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है। देखिए, हमें मजबूरन बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करना पड़ा। जैसे अभी मरदमशुमारी में डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा जा रहा है, तो इसी तरीके से जो हल्का बंदिया थी उसमें भी एक बहुत बड़ा डंडा मारा गया। हम मजबूर हुए और हमने बॉयकॉट किया। फिर हमारी बात जब हमने रखी कि भाई उनके 15,000 वोटर पे हल्के, हमारे 90,000 पे इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, तो हुआ क्या कि उन्होंने माना और उसको तस्हीह करने के लिए 10A का नोटिफिकेशन निकाला इलेक्शन से 1 दिन पहले, जो कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन बाद में 50 हल्के बढ़ा दिए। हमारी बात सबूत व शवाहिद के साथ 30 साबित हुई। इसी तरह जब हमने ये सारी बातें रखी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई हुई और नादरा का ये डेटा आ गया जो हमने मंगाया। बाकी देखिए वहाँ और भी कंटेस्टेंट्स और कंटेंडर्स हैं ना कराची में, लेकिन वो बैनर तो लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ एमक्यू पाकिस्तान ने किया, और उसके नतीजे में ये चीज़ें आई। तो 2 करोड़ की आबादी तो नादरा मान रहा है कराची की, वो भी सिर्फ कराची में जो रजिस्टर्ड है कराची के उस पर, बाकी आप लगा लें। तो अब सुपारको को मुझे लगता है, और अब मुझे लगता है नादरा को भी, और मुझे लगता है डेमोग्राफर्स को भी साथ बिठाया जाए और वो ये सारी सिचुएशन बताए जो ट्रेंड्स हैं। अच्छा, एक तरफ यहाँ इतना सरप्राइज कि कराची में हाउस होल्ड 7% बढ़ते हैं, और कश्मीर में जो इंटीरियर सिंध में है वहाँ 38%, जैकबाबाद में 30%, लाड़काना में 30%। क्या कराची में, हैदराबाद में ऐसे सैलाब आ गए कि लोग यहाँ से मुंतकिल होकर वहाँ जा रहे हैं, या अल्लाह ना करे ज़लज़ला। देखिए 2005 के ज़लज़ले के बाद कराची में आबादी का मुंतकली हुई, इसी तरीके से 2010 और 11 के सैलाब के बाद यहाँ मुंतकली, और गुज़िश्ता सालों के अंदरून सिंध के सैलाब के नतीजे में आज तक वहाँ पानी जो है वो मौजूद है ज़मीनों पर, तो वहाँ से लोग आ गए। और मैटरनिटी होम भी कराची के भरे हुए हैं, मतलब माशाल्लाह से। जी हाँ, और रोजगार मईशत के लिए तो लोग वैसे ही आ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर उनको ना गिना जाए तो ये पाकिस्तान के खिलाफ डिससर्विस है। ये सिर्फ एमक्यू में किसी एक तबके, एक बरादरी के लिए नहीं। जो हुकूमत थी जो इस वक्त, मतलब हुकूमत में तो आप भी हैं, लेकिन PMLN को हम अगर कहें या जो PDM की जो, देखिए अब इसमें बदनीयती भी वाजे हो गई है सूबाई हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की। जिस तरह बल्दियाती हल्कों में उन्होंने पहले डंडा मारा, अब यहाँ भी मारा। अब इसको इतना बादस खराबी है बिस्यार, अब इतनी खराबी हो गई है कि उसमें से रेक्टिफिकेशन 100% नहीं हो सकता।
लेकिन अगर रीजनेबल हद तक ये बात चली जाए, और ये कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं कि हमको टारगेट दे, कोई फिगर दे, भाई हमने तो 3-3.5 करोड़ मुख्तलिफ, कितना कराची में गंदम कंज्यूम होता है, कितनी सीमेंट सरिया, ग्रोथ इसकी कंस्ट्रक्शन की वर्टिकल और किसी हद तक हॉरिजॉन्टल कितनी है। आप गूगल मैप से आप मुख्तलिफ सालों में कर लें ना, लाड़काना को कर लें, कश्मीर जैकबाद को कर लें, इस तरह कोयटा की भी 6 शहरों में बड़ी उधम मची है। 150% वहाँ आबादी बढ़ गई है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। इतनी फर्टिलिटी रेट कहीं पर हो नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, फिर थोड़ा ये नेशनल इशू है कि लाहौर में भी इस तरह कम हुई आबादी और इस्लामाबाद की भी कम हुई है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ शहरों में शायद लोग इतने अलर्ट नहीं, और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट दही इलाकों में वो इस कदर एक्टिव है कि वो समझते हैं कि हमें शायद फंड्स इसी पे मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसी पे, अंडर काउंटेड होंगे, अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, अंडर फंडेड होंगे। तो अब हुकूमत क्या कुछ करने में सीरियस नजर आती है, या जो आप लोगों ने इस्तीफे वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीफ साहब का रिस्पांस अच्छा है, शहबाज शरीफ साहब का रिस्पांस अच्छा है, प्रायोरिटी है हाँ, उनकी? प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी तो मामलात नहीं तो उनके अलग है, हैं। प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पे बहुत ओपन रखा है, सही। वक्त भी दिया। एहसन इकबाल साहब के साथ 2 मीटिंग्स हुई हैं हमारी, बहुत तफसील से और सैर हासिल, और उसी में ये सारे सोल्यूशंस इवॉल्व हो रहे हैं ना कि भाई डेमोग्राफर को बुलाएं, सुपारकों को बुलाएं। देखिए बलूचिस्तान के लिए उन्होंने सुपारकों को बुला लिया, और सुपारकों ने बता दिया ये अननेचुरल है, एग्जैजरेटेड है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी आबादी बढ़ ही नहीं सकती। तो वहाँ वो फिर उसको देखेंगे कैसे करें। फिर इसी तरीके से कराची और हैदराबाद को भी लें, गूगल मैप पे आप जो डिजिटल मैपिंग है उसके ज़रिए से देख के फिर ये पोस्ट पॉपुलेशन एक सर्वे हो सकता है, तो उसको कराएं, थर्ड पार्टी से कराएं। ये भी एक सोल्यूशन है कि सैंपल 5% जो पहले नहीं हुआ था, ऑफिशियल रिजल्ट या प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस करने से पहले आप 5% प्राइवेट। हमारा पहला मुतालबा ये था कि पंजाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग बुला लें या KPK से बुला लें, लेकिन ये कि सिंध से ना करें, क्योंकि एक पॉलिटिकल हुकूमत है जिसको वजीर आला हर हाल में अपना चाहिए। आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना है अपनी रूरल पॉपुलेशन को, हमारी पॉपुलेशन को डिफ्लेट करना है, और ज़बरदस्ती ज़्यादा सीटें लेकर अपना वजीर आला लाना है। देखिए कराची का वजीर आला ज़रूरी नहीं उर्दू बोलने वाला हो, ज़रूरी नहीं मेमन, काठियावाड़ी, गुजराती, बोरी, इस्माइली या कोई इस किस्म से उसकी नुमाइंदगी, वो एक पंजाबी कराची हैज टू बी ओन्ड बाय everybody, own Karachi, save Karachi, make Karachi, and by doing this you will own Pakistan, save Pakistan and make Pakistan। अब इतना ओपन हम बात करते हैं, फिर भी बात आ जाती है कि भाई हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन क्या तो बात ये कि पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत, वडेरे, जागीरदार इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उसका तस्करा नहीं होता। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहते देखें यार ये अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना। जैसे पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन, जो काउंसिल चेयरपर्सन जरदारी साहब ने कहा कि जी हम तो इस हुकूमत में ज़बरदस्ती शामिल हुए हैं, हमारा तो मूड नहीं था, लेकिन हमारा मूड नहीं था, तो क्या आप भी इस हुकूमत में ज़बरदस्ती शामिल हैं बगैर मूड के? देखिए मैं जब ये हुकूमत में शामिल हुई मेरी MKM, तो मैं उस वक्त MKM का पार्ट नहीं था। जी। और मैंने उस वक्त इनको मशवरा दिया था कि ऐसा ना करें, बिल्कुल, थोड़ा सा ब्रेक लें, सांस लें सुकून से, और सोचे क्या करना है। PTI को छोड़ना था तो बहुत पहले छोड़ना था, वो वक्त छोड़ने का नहीं था, उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी मुताबिक, ये बात तो है। लेकिन अब वो तो अगर आप पे होता तो आप PTI के साथ रहते उस वक्त? नहीं, ना भी रहते हैं ना, तो उससे बहुत पहले वजारतों का बोझ अलग करते थे और कहते हैं कि भाई हम आपकी ये लाइबिलिटी नहीं उठाएंगे, हम आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो शायद आपके खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, उसमें भी शायद गैर जानिबदार रहेंगे। ये किसी हद तक ये फार्मूला था, लेकिन अब मैं ओन करता हूँ जो पार्टी ने किया है, और ज़ाहिर यहाँ से वे आउट किया। इस वक्त आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम हुकूमत के साथ हैं और हर देखिए साथ हैं, और जाहिर है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। देखिए वैसे भी अब इमरान खान या PTI कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे के ये 4 साल का उनका वबाल और जंजाल इन्होंने उठाया, तो क्या ये 1 साल का इनका वबाल और जंजाल PTI नहीं उठाएगी ना? तो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कोई भी नहीं आ रहा, तो हम वजारतों में रहें ना रहें, हमारा कोई एक एक्शन ऐसा हो, कम से कम ये सवाल ज़रूर हो कि अब हमारा हुकूमत में रहने का जवाब क्या है, कि जो हमसे वादे वईद 1 साल पहले हुए थे उसमें से एक भी पूरा, हल्का बंदियाँ थी, बल्दियाती इख्तियारात वसाइल थे, मरदमशुमारी थी, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, K4 और जो कहते हैं कि सर्कुलर ट्रेन और बाकी सीवरेज और जो सैनिटेशन को रीवैम्प और मॉडर्नाइजेशन, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं
कहीं और रोजगार हमारा जाली डोमिसाइल पे रोजगार मिलता है, कराची के डोमिसाइल वालों को नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का एक शिकवा हमेशा सामने आता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप ज्वाइन करते हैं वो आप लोगों को दगा देती है और आप लोगों के साथ एक गेम कर जाती है, हमेशा ये होता है, फिर आप लोग इस्तीफे भी बार सामने आते हैं, फिर आप लोग हुकूमत छोड़ते भी हैं, अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ना करती हो इतना, इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों से खुश ना हो और हमेशा आप लोगों के साथ वो गेम कर जाती हो? मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमज़ोरी तो होगी ना कि वो अपने डोमेन और अपने एरिना में किसी को स्पेस दें। अभी भी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट को आपकी स्पेस लेनी पड़ी। अगर आप मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, भाई अगर मेरी हुकूमत कायम है तो मेरी असम्बलियाँ भी 5 साल चलेंगी। अब चूँकि मेरी हुकूमत आपने हटा दी तो कम से कम मैं अपनी 2 असम्बलियाँ भी, इसका मतलब है कि गिरोही, जमाती और सियासी मफादात हावी हो जाते हैं। भाई अवाम ने तो 5 साल का मैंडेट दिया था, ठीक है ना, ठीक है, आपकी हुकूमत 5 साल चलती, अच्छा था। ये इन्होंने गलती की, पॉलिटिकल ब्लंडर किया। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को तो आपके डोमेन में आने का मौका तभी मिलेगा ना कि तब आप उसको स्पेस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी आपने स्पेस दी। अब इदारे एक दूसरे के सामने, असेंबली में जिस तरह की तकारीर, तौहीन पार्लियामान है भाई। अब तो तौहीन पार्लियामान। अब बताएं फैसला कौन करेगा? वक्त पे इलेक्शन 90 दिन में ना हुए तो उसकी क्या पेनल्टी है, सजा है? वो लॉ तो डेवलप पार्लियामान को करना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी नफी और इनहराफ होगा तो उस पर लॉ तो पार्लियामान को बनाना है। तो पार्लियामान तो कह रही है कि सुओ मोटो नोटिस पे हम बनाएंगे, लेकिन हम इस पर नहीं बनाएंगे कि 90 दिन में हमने इलेक्शन नहीं कराया तो आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा हम पे। मतलब बहुत सारी, इसका मतलब है कि देखें सबके पास बड़े मजबूत वकील और दलाइल हैं। सब अपने अपने, हर आदमी कहता है आई एम 100% राइचियस, अदर्स आर 100% रॉन्ग। ये हो नहीं सकता। Everybody is partially wrong and partially right. So there needs a national consensus. And for that, we have to join heads and forge some kind of a common agenda. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आके जगह लेनी पड़ी है, अदरवाइज तो वो अपना साइड पे बैठे हुए थे, तो वो जो सिंध हाउस की कार्रवाई थी और वो जो सिंध पुलिस ने इस्लामाबाद में आके उन लोगों को सेफ हाउस प्रोवाइड किया, तो वो बगैर किसी की ईमा के तो नहीं हो सकता था ना? वो सेफ हाउस में ही रखते ना, सिंध हाउस में क्यों रखा उनको? ऐसा ही था, उनको एक्सपोज करना था। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है, देखें बात ये कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे हक में, सवाल यही था कि कोई दखल था उस वक्त या नहीं था। मेरे हक में करे तो उसके 100 गुना माफ है, और अगर कोई उसका अमल न्यूट्रल भी हो तो फिर वो मीर जाफर भी है, मीर सादिक भी है, फिर वो देखिए फिर किस लेवल पे आप चले जाते हैं ना। फिर आपकी तो फिर आपको सेनेट के चेयरमैन का वोट कैसे मिला था जी? संजनानी साहब कैसे बने थे? तो ये सारी बातें, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात, तो अगर वहाँ भी कोई ना कोई किसी ना किसी की आशीर्वाद या सपोर्ट, टैसिट सपोर्ट ही सही थी ना, तो फिर सियासी जमातों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता। बिल्कुल, उनको साइड पे ही रहने दें। हाँ, उनको साइड पे ही रहने दें ना। अब फाइनली अब होगा क्या? वैसे ये जो इलेक्शन वाला सिलसिला, साथ हो, अलग अलग हो जाए, मई में हो या अक्टूबर में हो। देखिए 90 डे का टाइम तो वैसे भी चला गया है ना, तो वो तो हो गया। तो अब इसमें अगर कोई एमिकेबली म्यूचुअली एग्री करके कोई टाइम निकाल लें तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब इसमें यहाँ कल से जो मूव शुरू हुआ है, फैसला भी आ रहा, एक मूव भी हुआ है, वो सेनेट के चेयरमैन ने मेरे ख्याल में यहाँ से कोई रास्ता निकलना चाहिए। अब जिद और अना को छोड़ के मैं 100% सही आप 100%, मेरे ख्याल में उसको माजी, लेट द पीपल डिसाइड एंड लेट अस ऑल, मतलब ये कि गो टू द कोर्ट ऑफ द पीपल। और थोड़ा जल्द या बदेर, अब तो चंद महीनों की बात है ना, तुझे इतना सब्र किया, सब क्लेम कर दे मैं पॉपुलर हूँ, तो यार टेस्ट हो जाएगा। और इसमें कोशिश करें कि इसके रिजल्ट्स को सब माने, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, आरटीएस और ये सिस्टम कि अब कोई इम्कान ना हो कि कोई सिलेक्टेड हुकूमत है या कोई इम्पोर्टेड है, ठीक है ना। अब कोई इंडिजिनस जेन्युइन इलेक्टेड हुकूमत आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे भाई शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम ज़रा
आपको बताते हैं कि प्रोग्राम का जब आगाज़ हुआ था और हम जब आपको ट्रेंडिंग स्टोरीज़ बता रहे थे तो उसमें हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें खातून ने असलहा निकाल के खुद को बचाया डकैती से, चोरी से, और उसके बाद जो है अच्छा नहीं आपको खातून ने किया था, आप खातून ने निकाला था ना ऐसे, हाँ, और क्या ऐसे बिल्कुल। तो खुद को बचाया था। उसके हवाले से अवैस ने पूछा था एक सवाल जी कि क्या शहरियों को अपने पास अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस याफ्ता असलहा रखना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं। हमने ये ऑप्शन दिया था, सर्वे हमने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उसके रिजल्ट जो अब तक इतनी 1-1.5 घंटे में जो आए हैं वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। जी लगाइए जी रिजल्ट और बताइए रिजल्ट। हमारे पास ये सवाल था कि क्या शहरियों को अपनी हिफाजत के लिए अपने पास लाइसेंस याफ्ता असलहा रखना चाहिए। हाँ में जवाब दिया है 93% लोगों ने, 93% रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी रखना चाहिए क्योंकि मालूम हो चुके हैं ना वो हाँ, जो सूरत हाल है उसके हिसाब से वो बात अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी हिफाजत खुद करने पर ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो रखे हुए हैं लोगों ने, बिल्कुल, और प्राइवेटली उन्होंने अपने घरों के आगे जो है वो बाउंड्रीज बाकायदा तौर पे बैरियर्स और बिल्कुल बार्ब्ड वायर और हर चीज। तो 100 में से 93 कहते हैं कि रखना चाहिए। तो कितने बचे बाकी? 7। वाह व्हाट अ मैथमेटिक्स। तो 7% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका मानना बुनियादी तौर पर यह है कि हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए, हाँ। और हुकूमत जो है वो इस हवाले से इकदाम करे और हिफाजत को यकीनी बनाया वहाँ। बिल्कुल। अच्छा, असला रखने के हवाले से एक और जो काउंटर है वो 7 लोगों का, वो ये भी हो सकता है कि अगर हर शख्स अपने पास असला रखेगा तो पता नहीं क्या इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा वो करे कि ना करे, कि उसको गुस्सा आ जाए या अचानक किसी का मीटर घूम जाए तो फौरन बंदूक निकाली, क्या हाल हुआ, गन कल्चर। बिल्कुल। तो एक ये भी इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो कि बिल्कुल वैलिड है और होना चाहिए, क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदार कौम होने का मुजाहरा भी नहीं करते, और हमारे यहाँ जो कानून है वो भी हमें कटहरे में लाकर खड़ा करने की सलाहियत नहीं रखता। बिल्कुल। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। हमारा मकसद बेसिकली सिर्फ इस सवाल को आपके सामने लाकर एक सोच के लिए एक आपको दिखाना था रास्ता कि देखें, हाँ, इस तरफ सोचा जा सकता है और अगर ये करना है तो इसको कैसे करें। इस तरीके से हम अक्सर लाते रहेंगे सवाल और जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ज़माना ऐसा भी था पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ज़रूर इस तरह का था कि बाकायदा तौर पर जब आप एक सूबे से दूसरी जगह निकल के जाते थे, पेशावर से इस्लामाबाद आते थे या किसी और इलाके से किसी और शहर में जा रहे होते थे, बाकायदा तौर पर चेकिंग्स होती थी गाड़ियों की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई असला वसला रखा हुआ है। प्रोविंशियल लाइसेंस का मतलब होता था प्रोविंस का लाइसेंस, नेशनल लाइसेंस का मतलब होता था नेशनल लाइसेंस। तो ये बड़ी एक चीज़ थी जिसको बड़ा फॉलो किया जाता था, पुलिस भी बड़ी अमलदारी कराती थी और लोग भी ऑलरेडी, क्योंकि पुलिस ने पूछना है तो लोगों को पता होता था कि भाई इसकी पूछगछ होनी है तो बेहतर है कि इसको इधर ही छोड़ जाओ, साथ ना ले जाओ। तो वो एक मामला हुआ करता था यहाँ पर। अब पता नहीं क्या सूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।